हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो केमिस्ट्री की ही क्लास से रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 दिन में हमने जो है आप आधी से ज़्यादा जो केमिस्ट्री को है वो कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा जो टारगेट है वो 10 दिन में 10 मैराथन का है, जिसके अंदर हम पूरी की पूरी साइंस को कंप्लीट करने वाले हैं। आज जो है मैं बोर्ड के ऊपर ना आके पहले जो है इसके अंदर जो है पहले लिख लिया है, ताकि आपको जो है ना समय की बचत हो जाए और कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया जाए। देखिए, पहले अपन ने जो है केमिस्ट्री की बहुत सारी जितनी भी जो केमिस्ट्री थी वो कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर चाहे वो एटम था, चाहे मॉलिक्यूल था, चाहे वो पीरियोडिक टेबल थी, चाहे मेटल थी, चाहे नॉन मेटल थी, वो सारी बातें अपन ने कंप्लीट कर ली हैं। 2 क्लास मैराथन हो चुकी हैं, आज की तीसरी क्लास है। इसके अंदर हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे, इसीलिए मैंने आज जो है बोर्ड पे ना आके इसके ऊपर जो है कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो तीसरी क्लास है कार्बनिक जो केमिस्ट्री है आपकी वहाँ से रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और ये इस केमिस्ट्री को आप छोड़ देते हैं, आप थोड़ी बोर फील करते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले थोड़ा इसका बेसिक बता देता हूँ, फिर ये पूरी के पूरे मैंने नोट्स में इसको लिख लिया है, बहुत अच्छे से आपको जो है आगे क्लियर करवाता मैं चलूँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ क्या है ये। देखिए कार्बन देखिए कार्बन के बारे में बताता हूँ। कार्बन एक कंपाउंड आप सभी को पता ही होगा, यह एक नॉन मेटल है, जिसकी जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होती है। कहने का मतलब इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। इसकी वैलेंसी टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है भी? टेट्राहेड्रल होती है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आता है कि कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, कार्बन जो है जितनी भी चीज़ें जो आप चारों तरफ देखते हैं, लगभग सब जगह पे जो है आपको कार्बन जो है मौजूद मिलेगा। चाहे कोई भी चीज़ हो, जैसे कि कोई व्यक्ति है, चाहे आपके आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं उन सभी में कार्बन है या कार्बन से बनी हुई हैं। ठीक है, तो कार्बन के बारे में, कार्बन के कंपाउंड जो हैं उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ कंपाउंड बनाती है। कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, मैंने आपको बताया भी था। जो अपनी रेगुलर क्लास थी उसके अंदर मैंने पूरी जो है आपको रिएक्शन और जो ये बॉन्ड जो है सारा का सारा सिखा रखा है। देखिए कोवलेंट एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कहने का मतलब किसी को एक की ज़रूरत है तो दूसरा उसके पास चला जाता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? भी कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, एक को ज़रूरत है और दूसरे को भी ज़रूरत है, तो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कंपाउंड बनाता है कौन? भी कार्बन। तो ये भी क्वेश्चन आता है कार्बन से कि कार्बन किस बॉन्ड के थ्रू कंपाउंड बनाता है, तो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है अपना कार्बन जो है कंपाउंड बनाता है। क्लियर भी? उसके बाद आगे चलते हैं अपन, कार्बन के बारे में बताता हूँ। कार्बन सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड जो बनाता है वो हाइड्रोकार्बन में बनाता है। किसमें बनाता है? भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनाता है। देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर कंपाउंड बनाते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में, एक तो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, एक तो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, और दूसरे जो होते हैं आपके वो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं। 2 प्रकार के कंपाउंड आपके पास पाए जाते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर एकमात्र एक बेंजीन को ही याद करना है आपको, क्योंकि बेंजीन से ही क्वेश्चन आते हैं। बेंजीन जो होती है ऐसे करके जो है आपका क्लोज स्ट्रक्चर होता है। क्लोज का मतलब बंद होता है। हाइड्रोजन और कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? भी बंधे हुए होते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला जो होता है वो C6 और H6 होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ओपन चेन के अंदर क्या होता है? भी ओपन चेन कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। ठीक है, यहाँ से जो है अनसैचुरेटेड। देखिए मैं यहाँ पर इसलिए समझा रहा हूँ, वैसे तो आपको आगे पूरी की पूरी PDF के अंदर मैंने जो है इसको करवाना है, ऐसे मैंने इसको लिख रखा है, आपको अच्छे से बिल्कुल सारे कंपाउंड को करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ कि ये कंपाउंड बनते कैसे हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैंने इसको डिटेल में जो है वीडियो करवा रखी है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक भी पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए 2 प्रकार के बताइए मैंने। जो ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं, ओपन चेन वाले, ओपन चेन के अंदर 2 होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर जो होते हैं वो एल्केन आते हैं। कौन आते हैं? भी एल्केन आते हैं। और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आते हैं, एल्कीन और एल्काइन आते हैं। ठीक है, ये 2 कंपाउंड होते हैं। देखिए एल्केन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं, और ये जो होते हैं ये डबल बॉन्ड होते हैं, और ये ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जो एल्केन जो होते हैं उसमें लास्ट में ईन मिलेगा, एल्कीन में ईन, और एल्काइन में क्या मिलेगा भाई? YNE मिलेगा। देखिए केमिस्ट्री के अंदर ये काम कहाँ पे आएंगे? एल्केन का जो फॉर्मूला जो होता है वो CN
CH2N+2 होता है, और जो एल्कीन जो होता है उसका फॉर्मूला CnH2n होता है, और एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो ये बातें मैं आपको बता देता हूँ, ये फार्मूले ही काम आते हैं, क्योंकि जब अपन कंपाउंड बनाते हैं जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सब कंपाउंड जब बनाते हैं, जब इस फार्मूले की सहायता ली जाती है। ये फार्मूला मैंने अच्छे से वो समझा रखा है कैसे ये काम आता है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ आपको, केमिस्ट्री के अंदर मिथ का मतलब जो होता है ना, मिथ का मतलब एक होता है, इथ का मतलब जो होता है वो दो होता है, प्रोप का मतलब तीन होता है, ब्यूट का मतलब चार होता है, और पेंट का मतलब पाँच होता है। इस प्रकार से होता है। अगर मैं एल्केन ग्रुप का कंपाउंड का कोई भी सदस्य बनाना चाहता हूं तो एल्कान का फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का है ये, किसका भी, एल्केन का है। तो एल्केन का है मेरे को पता है, तो एल्केन होगा तो भी लास्ट में ANE आएगा। तो देखिए पहला कंपाउंड मीथेन बनता है, मिथ के साथ कौन जुड़ गया, एन जुड़ गया। अब आपको बस एक बात याद रखनी है, इस फॉर्मूले के अंदर किसको रख देना है, एक कार्बन को रख देना है। जैसे कि एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो C1H2n है, तो 2 गुणा में 1, 2 प्लस में 2, कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये मीथेन का फार्मूला कितना बन जाएगा भाई, CH4 बन जाएगा। तो कहने की बात ये है कि आपको पूरा का पूरा इसको जो है ना याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ऐसा कैसा आपको मतलब जो है फॉर्मूले जो हैं रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इन फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, इनको मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है, समझाने का मतलब जो रेगुलर क्लासेस जो होती हैं उनके अंदर मैंने करवा रखा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में जब मैं बात करता हूँ तो इनके कंपाउंड जो होते हैं, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, अब देखिए कंपटीशन एग्जाम में इतना डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर आपको डायरेक्ट भी फॉर्मूले याद हैं तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कैसे बनते हैं ये, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी होते हैं सीखने, क्योंकि इससे आपको अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो आ जाती है और कभी भी भूलते नहीं हो। अब देखो कार्बन के कंपाउंड को अपन डायरेक्ट कर लेते हैं, इनकी यूजेस को कर लेते हैं। बहुत अच्छे से मैंने इसको जो है ना बना रखा है, और एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखिए भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बनिक कंपाउंड। देखिए कार्बनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाती है। किसके साथ मिलकर भी, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सबसे पहला कंपाउंड जो बनाती है वो कौन बनाती है भी, आपका कार्बन जो है डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ पहला कंपाउंड जो होती है वो कौन सी गैस बनाती है भी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर लिख नहीं रखा है, पहला जो कंपाउंड बनाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके बारे में मैंने जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखी हैं इसके अंदर। CO2 जो है, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CO2, ये सारा का सारा CO2 के बारे में बताया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 एक फोटोसिंथेसिस गैस है। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पौधे अपना भोजन एक प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और उस प्रकाश संश्लेषण के अंदर कौन सी गैस यूज की जाती है भी, CO2 गैस यूज की जाती है। दूसरा भी CO2 जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर गैस है, कहने का मतलब आग बुझाने वाली गैस है। देखिए आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन बुझाने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है भी, CO2 की जरूरत होती है। उसके बाद भी इट इज़ यूज्ड इन कोल्ड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। देखिए जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं उनको, उनके अंदर, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक आती हैं, उन सभी के अंदर आपका किसका प्रयोग किया जाता है, जो गैस होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस डली होती है, तो CO2 गैस डली होती है। उसके बाद ये मेन ग्रीन हाउस गैस है। मेन ग्रीन हाउस गैस का मतलब, देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये जो होती है CO2 जो होती है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। टेम्परेचर को क्या करती है भी, मेंटेन रखती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, तो CO2 गैस टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अगर CO2 कम होगी तो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा और टेम्परेचर पृथ्वी का ज़्यादा हो जाएगा, जिससे ग्लेशियर पिघल कर क्या हो जाएगा भी, पानी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और सारी की सारी पृथ्वी क्या हो जाएगी भी, जलमग्न हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रीन हाउस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है। वैसे ग्रीन हाउस गैस के अंदर मीथेन भी आती है, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी क्या है भी, एक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन CO2 एक मेन ग्रीन हाउस गैस है, बहुत बार क्वेश्चन आता है।
ये देखिए टॉक्सिक गैस नहीं है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस मैंने आपको यूज बता दिया इसका, ये टेम्परेचर को क्या करती है भी मेंटेन रखती है। उसके बाद भी इट इज़ यूज्ड इन बायोगैस। देखिए गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, देखिए गोबर गैस में अगर क्वेश्चन पूछे सबसे ज़्यादा कौन सी होती है तो मीथेन होती है। मीथेन का तो नाम ही गोबर गैस होता है, लेकिन ये गोबर गैस के अंदर रिलीज CO2 भी होती है। ठीक है भाई, उसके बाद CO2 का प्रकार यूज जो है वो कार्बनिक एसिड बनाने में किया जाता है। कार्बन का एसिड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है भी CO2 का प्रयोग किया जाता है। CO2 का प्रयोग जो है फ्लफी फूड बनाने में, फूड मतलब भोजन को फुलाने के लिए, जो फूलता है ना भोजन, फूला हुआ भोजन, उसको बनाने के लिए भी CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भी CO2 गैस का प्रयोग ड्राई आइस, ड्राई आइस का मतलब शुष्क बर्फ बनाने में। देखिए CO2 के आगे ब्रैकेट में अगर आप S लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं ड्राई आइस। तो CO2 का प्रयोग किसमें किया जाता है भी शुष्क बर्फ के रूप में किया जाता है। तो ये था भी अपना जो है CO2 के बारे में रिलेटेड जो जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। आप अच्छे से इनको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सी गैस भी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। इंपॉर्टेंट गैस क्यों है, इंपॉर्टेंट गैस क्यों है मैं आपको बताता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताता हूँ। ये ब्लड में सोल्यूबल है। ब्लड में सोल्यूबल का मतलब ब्लड के अंदर घुल सकती है। ये है रक्त में 200 गुना तेज घुलती है। ये भी क्वेश्चन आता है कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन से 200 गुना तेज घुल सकती है, तो वो कौन सी होती है भी CO गैस होती है। देखिए अपना जो फेफड़ा होता है, लंग्स जो होता है, उसके अंदर ब्लड मौजूद होता है और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, इसीलिए इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। लेकिन हीमोग्लोबिन जो होता है CO के साथ भी रिएक्शन करता है, CO के साथ 200 गुना तेज रिएक्शन करता है। अब देखिए ऑक्सीजन तो क्या कर रहा था भाई, ऑक्सीजन तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी को क्रिएट कर रहा था, लेकिन वो काम CO तो नहीं कर पाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं कर पाएगा। इसलिए ये क्या करेगा, धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर जाता रहेगा, फेफड़े इसको लेते रहेंगे और धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए इसको साइलेंट किलर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, साइलेंट किलर। सबसे जहरीली गैस है, जहरीली वैसे टॉक्सिक नहीं है, ये सबसे जहरीली क्यों है इसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि ये रक्त के साथ रिएक्शन करके शरीर में चली जाती है और धीरे धीरे सेल्स को क्या करनी स्टार्ट कर देती है भी, मारना स्टार्ट कर देती है और उनको क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। उसके बाद भी CO गैस जो होती है वो प्रोड्यूसर गैस और वाटर वेपर गैस। देखिए क्वेश्चन आता है प्रोड्यूसर गैस किस किस का मिश्रण है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 गैस का मिश्रण जो है आपकी क्या है CO गैस है। उसके बाद वाटर वेपर गैस किस किस का मिश्रण है, तो कार्बन ये CO प्लस में H2 का जो मिश्रण जो है वो आपका वाटर वेपर गैस है। देखिए याद करने के लिए क्या करोगे, कई बार बच्चे जो है इसको भूल जाते हैं। भूल कैसे जाते हैं, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस भी N2 किसके साथ लेना और H2 किसके साथ लेना है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, वाटर पानी का फॉर्मूला H2 होता है, तो सिंपल सी बात है, तो H2 वाटर वेपर है तो H2 किसके साथ जाएगा, वाटर वेपर के साथ जाएगा। प्रोड्यूसर गैस के साथ कौन जाएगा भाई, N2 जाएगा। ठीक है, तो ये इनका मिश्रण जो होता है ये आपका जो है प्रोड्यूसर और वाटर वेपर गैस होता है। नेक्स्ट के पास चलते हैं। अब देखिए कार्बन किसके साथ रिएक्शन करती है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अच्छे अच्छे कंपाउंड बनाती है, उनके बारे में मैं जिक्र कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके एल्केन ग्रुप का पहला सदस्य मीथेन बनाती है। मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको, मीथेन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n प्लस में 2। इसका पहला सदस्य देखिए मैंने बताया था मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट। मिथ का मतलब एक, तो मिथ का मतलब पहला सदस्य जो होता है वो मीथेन होता है। फॉर्मूले में जब रखेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा ये। अगर आपको अच्छे से सीख के करना है तो आप रेगुलर क्लास देख लेना, वहाँ पर मिल जाएगा, नहीं तो आप ऐसे रट सकते हो, CH4 जो होता है मीथेन का फार्मूला होता है। वैसे मिथ का मतलब एक होता है, एन का मतलब ये फॉर्मूला होता है, 1 यहाँ पर फिट कर दो आपको CH4 मिलेगा। देखिए एल्केन ग्रुप का पहला सदस्य है, बहुत बार क्वेश्चन आता है एल्केन ग्रुप का पहला सदस्य कौन है, तो पहला सदस्य कौन है भी यही है। उसके बाद भी इसको नेचुरल गैस कहते हैं। देखिए नेचुरल गैस में एक एक रीजन बताऊंगा, मैंने लिख भी रखे हैं।
प्राकृतिक रूप से पाई जाने की वजह से, देखिए प्राकृतिक रूप से पाई जाती है कैसे भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप क्या करो, गोबर को इकट्ठा कर लो और गोबर को इकट्ठा करके उसके अंदर पानी डाल दो और चारों तरफ से उसको बंद कर दो एक टैंक के अंदर, ठीक है, तो वो प्राकृतिक रूप से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब गोबर के अंदर ऊपर जो गैस बनेगी वो कौन सी होगी भी, गोबर गैस कहलाएगी। तो इसीलिए इसको प्राकृतिक गैस या गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद ये दलदली स्थानों पर भी पाई जाती है। क्वेश्चन आया था भी, दलदली स्थानों पर पाई जाने वाली गैस कौन सी है। देखिए दलदली स्थानों में भी क्या होता है, सेम ऐसा ही होता है जैसे गोबर जो होता है वो धीरे धीरे उसमें से गैस स्टार्ट होने लग जाती है, वैसे ही जो है आपके दलदली स्थानों में भी कौन सी गैस बननी स्टार्ट हो जाती है, मीथेन गैस बननी स्टार्ट हो जाती है। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स गैस क्यों बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मार्स होता है मंगल ग्रह, तो ये गैस मंगल ग्रह पर पाई जाती है। एक बार क्वेश्चन आया था मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो मीथेन है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस भी है, मेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है लेकिन ग्रीन हाउस गैस भी ये है, ग्रीन हाउस गैस भी ये है। लेकिन मेन कौन थी, मेन कार्बन डाइऑक्साइड थी, लेकिन ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद देखना ये जो मीथेन जो है ये फायर डंप गैस है। फायर डंप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मैं पूरा का पूरा ही एक स्टोरी बताता हूँ। मैंने क्या बताया, ये जो है प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। देखिए कोयले की खान जो होती है ना, कोयले की खान, कोयले की खानों में क्या होता है, कोयले की खानों में कोयले के ऊपर ये गैस बन जाती है, ठीक है। तो अब ये गैस कोयले की खानों में पाई जाती है, तो उस टाइम पे ये क्या करती है, आग लगा देती है, कोयले की खानों में विस्फोट कर देती है। कौन सी गैस भी, मीथेन गैस। इसीलिए इसको फायर डंप गैस बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करती है भी, जो है एक विस्फोट की भूमिका निभाती है। तो कोयले की खानों में पाए जाने की वजह से इसको कोल गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस भी, कोल गैस भी कहते हैं। अब देखिए प्रकृति गैस में, देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बहुत बार आया है। प्रकृति गैस पूरी की पूरी प्राकृतिक गैस मीथेन गैस नहीं होती है। प्राकृतिक गैस में पूरी मीथेन नहीं होती है। कितनी मीथेन होती है, 90% मीथेन होती है। इसीलिए मीथेन को प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। याद रखना, पूरी मीथेन गैस नहीं होती, 100 की 100% नहीं होती, 90% होती है। मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ये आपको दिखता ही होगा, एक कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन होते हैं, ये मैंने दिखा रखा है इसके अंदर। तो एक कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन होते हैं। कोल गैस क्यों कहते हैं, मैंने अभी अभी बताया, कोयले की खानों में पाई जाती है, विस्फोट करती है, विस्फोटक गैस भी कहते हैं, विस्फोट करती है, विस्फोटक गैस भी कहते हैं। उसके अलावा कोल गैस क्या होती है, ये मीथेन प्लस में H2 प्लस में, देखना ये पूरी की पूरी याद रखना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था हरियाणा में कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड कोल गैस का निर्माण करेगा, कौन सा मिश्रण, ठीक है। तो याद रखना, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जब मीथेन के साथ मिल जाएंगे तो ये कोल गैस का निर्माण करेगा, और कोल गैस कोयले की खानों में पाई जाएगी और एक विस्फोट की भूमिका निभाएगी। उसके बाद भी मीथेन में अणुओं के बीच का कोण कितना बनता है, तो मीथेन जो होता है, मीथेन में अणुओं के बीच का गैप एक कितना बनता है भी, 109 डिग्री बनता है। कौन से अणुओं के बीच में आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ये जो एंगल जो होता है इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। इसका ये जो मान जो होता है वो 109 डिग्री का होता है, बॉन्ड एंगल। तो मीथेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है भी, 109 डिग्री का होता है। केवल मंगल ग्रह में मीथेन पाई जाती है, ठीक है, मंगल ग्रह में मैंने बताया था, इसीलिए इसको मार्स गैस बोला जाता है। कार्बन ब्लैक गैस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कोयले की खानों में पाई जाती है। तो प्रकृति गैस के बारे में आपने सारी की सारी बातें प्राप्त कर ली, आपने जान लिया ये एक गोबर गैस है। इससे बाहर आपको कभी भी मीथेन से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एल्केन ग्रुप का दूसरा सदस्य है भाई इथेन। एल्केन ग्रुप कौन सा था भाई, CnH2n प्लस में 2, ठीक है। तो ये एल्केन होगा, तो इथेन जो होगा तो इथ का मतलब 2 होता है और एन का मतलब ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 2 रख दो, यहाँ पर 2 रख दो, आपको क्या मिलेगा भाई, ये फॉर्मूला मिलेगा C2H6। फिर भी ना आए तो इसको रट लो, ठीक है, C2H6। मीथेन, देखिए एक बात याद रखना, एक बात बताता हूँ एल्केन ग्रुप के बारे में। अपने एल्केन ग्रुप के सदस्य कर रहे हैं एल्केन ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं ना, एल्केन ग्रुप के कौन कौन से सदस्य मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा यहाँ पर डिटेल कर देता हूँ मैं। एल्केन ग्रुप के एल्केन ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं ना, एल्केन का पहला मीथेन है, दूसरा इथेन है, तीसरा जो है आपका इथ प्रोपेन है, तीसरा जो है ब्यूटेन है, और पांचवा जो है वो पेंटेन है, ठीक है। तो ये 5 सदस्य जो होते हैं एल्केन के, मान के चलो। पहले के बारे में आपने कर सके हैं CH4, क्योंकि इसके अंदर N क्या होता है, 1 होता है। अगर CnH2
N+2 करेंगे तो, ठीक है। इसका फार्मूला C2H कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 6, H कितना हो जाएगा अभी 6 हो जाएगा, C2H6। इसका C3H8, इसका C4H10 और इसका C5H12। ये फॉर्मूले बनते हैं। ये जितने भी सदस्य हैं ना भी, ये सारे के सारे ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कि क्या हम ये सारे के सारे ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए वो आदम ज़माने में कई बार क्वेश्चन आता था। एक तो तभी CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक होता है LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 2 प्रकार की गैस होती हैं, आपको पता ही होगा। ये तो आपके रसोई में प्रयोग की जाती है। CNG के बारे में भी आपको प्रयोग पता होगा, आजकल गाड़ियों में जो है CNG डाली जाती है, ठीक है। तो LPG और CNG, LPG के सिलेंडर आप लेते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। और एक होती है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल है तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आता है CNG गैस में कौन सा कार्बनिक कंपाउंड पाया जाता है। तो नेचुरल है तो नेचुरल कौन सा कंपाउंड था भाई, मीथेन था, तो इसका आंसर मिल गया मीथेन। उसके बाद LPG में कई बार कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, कभी तो दे देता है कि प्रोपेन पाया जाता है, कभी दे देता है ब्यूटेन पाया जाता है, कभी दे देता है ये दोनों पाए जाते हैं, और कभी इनमें से कोई भी एक दे देता है। एक बात याद रखना, LPG में प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इथेन कोई भी पाया जा सकता है, लेकिन मेनली LPG में प्रोपेन प्लस में ब्यूटेन पाया जाता है। तो ये बात याद रखना, कभी प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों दे रखे हो तो दोनों आएगा किसके अंदर भी, LPG के अंदर। CNG में केवल मीथेन आएगा, ठीक है। तो मैं ये इसके बारे में एल्केन के बारे में बताया है मैंने। अब देखना भाई, इधर आना, ये जो इथेन जो होता है, इथेन के 2 ही यूज रखना। ये ईंधन के रूप में कार्य आता है, ईंधन के रूप में तो सारा का सारा एल्केन ग्रुप ही कार्य आता है। मीथेन की बाती तेल कूपों में पाया जाता है। अभी तेल कूपों का मतलब जो तेल कूप होते हैं, तेल कूप का मतलब जहाँ से तेल प्राप्त किया जाता है, उनके अंदर भी कौन पाया जाता है। अभी जैसे मीथेन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, वैसे इथेन भी पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ भी, एथिलीन। देखिए दूसरा जो ग्रुप था वो कार्बनिक हाइड्रोकार्बन का ओपन चेन रिएक्शन का, उसका था भी एल्कीन। कौन था भी, एल्कीन का जो फॉर्मूला था वो CnH2n था, ठीक है। तो इसका पहला सदस्य जो होता है वो एथिलीन बनता है। कौन बनता है अभी, एथिलीन बनता है। इसका फॉर्मूला C2H4 होता है, क्योंकि मिथिलीन कोई भी कंपाउंड नहीं होता है। तो पहला कंपाउंड कौन होता है अभी, एल्कीन ग्रुप का पहला सदस्य होता है। एकमात्र देखना भाई, ये जो एथिलीन ना, ये पौधों में पाया जाता है। किन में पाया जाता है अभी, पौधों में पाया जाता है, हार्मोन के रूप में पाया जाता है। देखिए एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है, एकमात्र पादप नहीं भी, हार्मोन ची वो प्लांट का ची एनिमल का है, सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन एथिलीन एकमात्र गैसीय हार्मोन है। कौन सा हार्मोन भी, गैसीय हार्मोन है, गैसीय रूप में पाया जाता है। एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। देखिए फलों को पकाने में नहीं किया जाता, इसका यूज फलों को पकाने में होता है। पौधे खुद रिलीज करते हैं इस हार्मोन को, किसको भाई, एथिलीन को। आर्टिफिशियल तरीके से पूछे ना, आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है, वो अलग है। लेकिन ये नेचुरल तरीके से पूछ रखे हैं, तो नेचुरल में कौन आएगा भी, आपका एथिलीन आएगा, ठीक है भी। तो ये याद रखना, एथिलीन का प्रयोग नेचुरल तरीके से, नेचुरल का मतलब जो होता है आपका प्राकृतिक तरीके से पकाने में यूज किया जाता है। ये फलों पे होता है, मेनली इसका यूज करते नहीं है, पहले ही अपन तोड़ लेते हैं फलों को, फलों में ये बाद में आता है, और ये ही फलों को पकाता है फलों के ऊपर, ठीक है। बाद में तोड़ ताड़ के तो बहुत से केमिकल यूज करके अपन फलों को पका सकते हैं। इसका प्रयोग देखिए, एथिलीन का प्रयोग जो है पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है पॉलीथीन का मोनोमर कौन है, तो पॉलीथीन का मोनोमर एथिलीन है, ठीक है। उसके बाद भी एथिलीन जो होती है एक मतलब टॉक्सिक गैस है, ऐसे मान सकते हो। ये जो है एक टॉक्सिक गैस है जिसका प्रयोग एनेस्थेटिक के रूप में, एनेस्थेटिक मतलब बेहोश करने के लिए किया जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म गैस जो होती है ना, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है बेहोश करने में, सेम ऐसे ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो है वो है भी यह मस्टर्ड गैस बनाने में यूज आती है। भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है। देखिए मस्टर्ड गैस बनाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। मस्टर्ड नाम इसका क्यों पड़ा, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, और इसकी जो गंध जो होती है वो सरसों के तेल की जैसी होती है, इसलिए इसको मस्टर्ड गैस बोलते हैं। देखिए इस मस्टर्ड गैस का प्रयोग जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया गया
गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया गया था। और जब इस गैस को फेंका गया ना, जब इस मस्टर्ड गैस को फेंका गया तो सैनिकों को ऐसा लगा कि हमारे ऊपर जो सरसों का तेल को फेंक दिया गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी स्किन के ऊपर जो होते हैं क्या हो गए भी फोल्ले हो गए और उनको पता चला कि ये तो एक जहरीली गैस है और इससे बहुत से व्यक्तियों को, बहुत से जो सैनिकों को मार दिया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी ऐसी की ऐसी लाइन लिख रखी है, प्रथम विश्व युद्ध में रसायन के रूप में प्रयोग किया गया, रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया कौन भी आपकी मस्टर्ड गैस। तो ये मस्टर्ड गैस के बारे में आपसे जो है क्वेश्चन किए थे। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है मस्टर्ड गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या है। मस्टर्ड गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या है। देखिए बच्चा, मैंने लगभग केमिकल फार्मूले इतने बताए नहीं हैं, लेकिन मैं पीडीएफ के अंदर सारे केमिकल फार्मूले, इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूले टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर समय जो है ख़राब करने का कोई जो है महत्व नहीं है। उनको रटना पड़ेगा केमिकल फार्मूले को, क्योंकि समझने के लिए आपके पास अब टाइम है नहीं। ये मैराथन है, मैराथन में आपको जल्दी जल्दी सिलेबस को रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भी एसिटिलीन। देखिए एसिटिलीन आ गया, इसी का प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाएगा। अब देखिए एसिटिलीन क्या होता है। एसिटिलीन जो होता है एल्काइन ग्रुप का पहला सदस्य है। जो एल्काइन ग्रुप था, एल्काइन ग्रुप जिसका फॉर्मूला CnH2n-2 था, उसका पहला सदस्य है कौन भी एसिटिलीन और फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक है। फलों को पकाने में आर्टिफिशियल रूप से, मतलब तोड़ने के बाद फिर पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। धातु को काटने में, धातु को काटने या जोड़ने को कहते हैं भी वेल्डिंग। एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार कि वेल्डिंग किसे कहते हैं, तो धातु को काटने और जोड़ने दोनों प्रयोगों को वेल्डिंग कहते हैं। और इसका आंसर बोथ था, एक बार आया उसमें बच्चों ने कर दिया कि केवल जोड़ने को ही वेल्डिंग बोलते हैं, तो जोड़ने को नहीं, दोनों कार्य को वेल्डिंग बोलते हैं। तो एसिटिलीन का प्रयोग ही वेल्डिंग गैस के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन आता है वेल्डिंग गैस कौन सी है, तो एसिटिलीन है। ऑक्सी एसिटिलीन जो होती है वेल्डिंग गैस होती है, ठीक है। उसके बाद भी देखिए ऑक्सीजन व एसिटिलीन का मिश्रण जो होता है वो वेल्डिंग के काम आता है, ऑक्सी एसिटिलीन होती है। अब देखिए ये लाइन पढ़ना भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बार बार आ रहे हैं। धातु किस प्रक्रिया द्वारा काटी जाती है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग प्रक्रिया द्वारा काटी जाती है। कहने का मतलब देखिए इसके अंदर क्या किया था, ऑक्सी एसिटिलीन का यूज किया गया था ना, मतलब ऑक्सीजन को ऐड किया गया था। ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है भाई। अब देखिए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1955, एक तो ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है। वह प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट ये एक फूड से रिलेटेड एक्ट है। पहले तो हरियाणा में क्वेश्चन पूछा गया था, ये कब आया, 1955 में आया, ठीक है। इसकी धारा 44A, ये भी क्वेश्चन आया था भाई, धारा 44A के तहत किस गैस को फलों को पकाने पर प्रतिबिंब लगा दिया, तो एसिटिलीन गैस के ऊपर ही प्रतिबिंब लगा दिया गया है। ये बात आप याद रखना, प्रिवेंशन ऑफ फूड एक्ट 1955 के तहत। क्लियर है भाई। ये थे भी अपने जितने भी अपन ने जो है कार्बन विद हाइड्रोजन के साथ किए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ भी कार्बन विद एलोजन ग्रुप। देखिए कल ही मैंने ग्रुप 17 को करवाया था या नहीं करवाया था, याद होगा। जिसको याद नहीं वो एक बार दोबारा कल वाली वीडियो को देख लेना। मैंने ग्रुप 17 करवाया था। ग्रुप 17 में कौन कौन सी गैसें थी, ग्रुप पीरियोडिक टेबल की ग्रुप 17 में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये गैस थी। और ये सभी की सभी गैसें कैसी हैं भी, टॉक्सिक गैस हैं। कैसी गैस हैं भी, टॉक्सिक गैस हैं। टॉक्सिसिटी में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनके बारे में अपन जानेंगे भी। ये जो होती हैं ये कार्बन के साथ मिलकर कौन से कंपाउंड मिलाती हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सिंपल सी बात है, कोई भी कंपाउंड बनाए वो जहरीला होगा, ये बात आप याद रखना। वो कैसा होगा भी, टॉक्सिक होगा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एलोजन ग्रुप के साथ मिलकर, कार्बन विद एलोजन ग्रुप के साथ मिलकर, ग्रुप 17 के साथ मिलकर सबसे पहला कंपाउंड बनाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, CFC
बहुत ही खराब कंपाउंड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका कॉमन नेम है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का कॉमन नेम है। फॉर्मूला Cl2F2 है, याद रखना केमिकल फॉर्मूला Cl2F2 है। डाईफ्लोरोमीथेन ये केमिकल नेम है, ये क्या भी केमिकल नेम है किसका भी CFC का, ये कॉमन नेम है, ये केमिकल नेम है, ये बात याद रखना, फर्क दोनों में है, ठीक है। इस गैस को फ्रियोन गैस बोला जाता है, क्या बोला जाता है अभी, फ्रियोन गैस बोला जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आता है, CFC का दूसरा नाम क्या है, जो है फ्रियोन गैस है। एसी और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो होते हैं, सॉरी जो आपके फ्रिज जो होते हैं एसी व फ्रिज में ये गैस डाली जाती है, ओजोन परत को ख़त्म करती है। देखिए ये तो आपको बहुत ही समय से आप सुनते आ रहे होंगे, CFC गैस जो होती है वो ओजोन परत को ख़त्म करती है। अब इसका यूज़ को कम कर दिया गया है, CFC गैस के यूज़ को। देखिए इट इज़ यूज इन रेफ्रिजरेंट। देखिए ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आना चाहिए कि CFC का प्रयोग एसी या फ्रिज में क्यों किया जाता है। तो ये रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। रेफ्रिजरेंट का मतलब ठंडक लाने के लिए, ठंडक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिशीतल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि CFC फिश के अलावा अपन और क्या यूज़ कर सकते हैं ठंडक के रूप में। देखिए एक तो लिक्विड नाइट्रोजन गैस जो होती है एक ठंडक के रूप में यूज होती है। लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होती है। ड्राई आइस रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होती है। और एक भाई HFC, इसके बारे में अच्छे से याद रखना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाल ही में हरियाणा में क्वेश्चन पूछा गया था कि अब जो है CFC की जगह कौन सी गैस का प्रयोग किया जा रहा है फ्रिज वगैरह में, तो HFC, ठीक है भाई। फ्रियोन गैस से कौन सी बीमारी होती है। देखिए ये जो ना CFC गैस से कौन सी बीमारी होती है, ये थोड़ा बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए। त्वचा कैंसर। देखिए रियल में त्वचा कैंसर फ्रियोन गैस से तो नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली हो जाएगा। इनडायरेक्टली कैसे हो जाएगा, देखिए CFC गैस ओजोन परत को खत्म करेगी, और ओजोन परत का कार्य क्या था भाई, सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को, UV रेज को रोकना था या नहीं था। क्यों, क्योंकि UV रे जो है वो स्किन कैंसर करती हैं। अब देखिए इनडायरेक्ट तरीके से CFC ने क्या किया, CFC ने स्किन कैंसर किया या नहीं किया, मतलब स्किन कैंसर में उत्तरदायी हुई या नहीं हुई। तो इसलिए ये क्वेश्चन आता है। रियल में तो ये गैस नहीं करेगी स्किन कैंसर, लेकिन इनडायरेक्टली ये कर देगी। क्लियर अभी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड बनाता है अभी क्लोरोफॉर्म। इसके बारे में तो बहुत सुना होगा आपने, मूवी देखी होंगी बहुत सी। रुमाल के ऊपर एक लिक्विड डालते हैं और किसी मतलब लड़की को किडनैप करना होता है तो उसको मतलब मुंह पर सुंघा के उसको क्या कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं। तो वो ही बेहोशी की जो दवा होती है वो ही क्लोरोफॉर्म होता है। फॉर्मूला याद रखना, CHCl3 ट्राईक्लोरोमीथेन जो होता है वो इसका फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म को बनाया कैसे जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो एथिल अल्कोहल होती है इथेनॉल का मतलब पीने वाली शराब को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करके इसे प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा जो है याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है क्लोरोफॉर्म कैसे बनाई जाती है। और यह एक एनेस्थेटिक है, सूंघने से बेहोश हो जाती है। एक बात याद रखना, क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ गई ना, अगर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन और सनलाइट के संपर्क में आ गई, तो देखिए सनलाइट के संपर्क में आ गई मतलब अगर प्रकाश के संपर्क में आ गई तो ये एक जहर का निर्माण कर देगी और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म मतलब अगर कोई क्लोरोफॉर्म दे देता है तो उसको सनलाइट में नहीं ले जाया जाता। अगर उसको सनलाइट ऑक्सीजन मिल गई तो वो एक पदार्थ का निर्माण करेगी जिसका नाम होगा फॉस्फीन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है वायु और प्रकाश की अनुपस्थिति में रखते हैं इस गैस को, अनुपस्थिति में रखते हैं कहने का मतलब अब्सेंस में रखते हैं। अगर ये दोनों चीज़ मिल गई, अगर क्लोरोफॉर्म को ये दोनों चीज़ मिल गई तो ये COCl2 फॉस्फीन का निर्माण कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक गैस है और व्यक्ति की क्या कर देगी भी, मृत्यु कर देगी, डेथ कर देगी। तो ये बात आप याद रखना कि क्लोरोफॉर्म को किससे दूर रखा जाता है, वायु और प्रकाश से दूर रखा जाता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ। पहले ज़माने में, अब तो इसको बैन कर दिया है, सर्जरी के दौरान क्लोरोफॉर्म को निषेचन के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये हृदय के लिए हानिकारक है। अब इसके ऊपर बैन लगा दिया है। अब सिंपल सी बात है, अब इसके ऊपर बैन लगा दिया तो अब किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो अब ईथर
एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग बेहोशी के लिए किया जाता है, सुन्न वगैरह को करने के लिए किया जाता है जब व्यक्ति की सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कार्बन जो है वो OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल बनाती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, OH ग्रुप का मतलब होता है एल्कोहल। OH ग्रुप का मतलब क्या होता है भी एल्कोहल। अगर किसी कंपाउंड के लास्ट में OH लग रहा है तो आप क्या बोलोगे कि ये ग्रुप किसका है भी, ये एल्कोहल का है, क्योंकि एल्कोहल का स्फिक्स जो होता है वो क्या होता है भी OH होता है, और एल्कोहल का स्फिक्स OH होता है, और वैसे लास्ट में OL मिलेगा। क्या मिलेगा भी, एल्कोहल के आगे लास्ट में क्या मिलेगा, OL मिलेगा। तो ये एल्कोहल स्फिक्स होते हैं OH और OL। देखिए मैंने आपको बताया था मीथेन इथेन बनाना सिखाया था, तो वहीं से इस फॉर्मूले को आप डेराइव कर सकते हो। देखिए सबसे पहले जो होती है वो OH के साथ मिलकर एक शराब बनती है, शराब वाली दारू कहते हैं जिसको बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं भी, इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल। ये होती क्या है कि ये फॉर्मूला वैसे तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, कई बच्चे ने रट भी रखा होगा C2H5OH, लेकिन आप भूल जाओगे, भूल जाओगे थोड़े दिन बाद, आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे याद रखो, इथेन को अपन क्या लिख सकते हैं, इथेन को ऐसे लिख सकते हैं, इथ प्लस में एन प्लस में OL। ठीक है, OL का मतलब OH, OL का मतलब OH, एन का मतलब एल्केन ग्रुप, इथ का मतलब 2। तो इथेन का फॉर्मूला C2H6 था। तो अब OL की वजह से OH जोड़ना है मेरे को, लेकिन एक बात याद रखनी है, हाइड्रोजन 6 ही रहनी चाहिए। तो 6 जब रह पाएंगी जब यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर एक H होगा। तो इसलिए ये C2H6O था ना, इसलिए इसको क्या बना दिया गया, C2, यहाँ देखना C2H5OH कर दिया गया, क्योंकि ये इथेन रहना चाहिए, और इथेन में हाइड्रोजन कितनी होती हैं, 6 होती हैं, 5 ये और एक इधर 6। तो C2H5OH नहीं समझ में आए तो रट लेना इसको। इसे सिर्फ अल्कोहल कहते हैं, पीने वाली शराब कहते हैं इसे। यूज टू मेक द हार्ड ड्रिंक्स, शराब, वाइन, बियर, ब्रांडी वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मेडिसिन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्पिरिट एंड सैनिटाइजर एंड कफ सिरप बनाने में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता देता हूँ। एक स्पिरिट क्या होती है, स्पिरिट मैं आपको बताता हूँ। स्पिरिट क्या होती है, जब आपने देखा होगा इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, तो एक कॉटन रखते हैं और उस कॉटन को मतलब किसी लिक्विड में डुबोते हैं, और वही आपकी क्या होती है, स्पिरिट होती है। ठीक है, ये एक एंटीसेप्टिक है। ये क्या है, एंटीसेप्टिक है, जो बैक्टीरिया वायरस को मार देगा स्किन पर जो पड़ा है। और स्पिरिट का प्रयोग जो ना वो घाव वगैरह को साफ करने में भी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं स्पिरिट क्या है। पहले क्या होता था, स्पिरिट के अंदर पूरी की पूरी जो है इथेनॉल आती थी। क्या आती थी भी, इथेनॉल। लेकिन डॉक्टर क्या करते थे भी, इस इथेनॉल को, इथेनॉल तो पीने वाली शराब है, इस अच्छे वाली शराब है, इसके अंदर आराम से पैग वैग बना के रात को मतलब सिस्टम सेट कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, डॉक्टर ने मतलब सोचा, ये बिल्कुल ध्यान में गई भी, ऐसा करेंगे तो पेशेंट्स के पास तो ये जाएगी नहीं, डॉक्टर ही पी जाते हैं। इसलिए स्पिरिट के लिए अब इथेनॉल के साथ मिथेनॉल ऐड करने लगे। मिथेनॉल ऐड करने से, मिथेनॉल एक जहरीली शराब है, उसको पीने से व्यक्ति अंधा पागल हो जाएगा। इसलिए अब केवल इथेनॉल नहीं डाली जाती, किसमें, स्पिरिट में। लेकिन ज़्यादा कौन होती है, इथेनॉल होती है। इसीलिए क्वेश्चन जब आता है ना स्पिरिट से, तो इथेनॉल ही आंसर होता है। स्पिरिट में कौन सी शराब पाई जाती है, इथेनॉल पाई जाती है। 90% इथेनॉल होती है, 10% मिथेनॉल होती है। मिथेनॉल क्यों मिलाई जाती है, ताकि कोई डॉक्टर पिए ना, इसका सही यूज करे। उसके बाद भी एंड सैनिटाइजर। देखिए ये वर्ड तो आपको बहुत सुना होगा। देखिए कोरोना चला गया तो कहाँ, वापस फिर आ रहा है। कोरोना जब आएगा फिर लोग अपने हाथों को सैनिटाइज करने लगेंगे, सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो वो जो एंड सैनिटाइजर जो होता है, अच्छा एंड सैनिटाइजर, रियल वाला एंड सैनिटाइजर जो होता है, उसमें 90% अल्कोहल होती है। और कौन सी अल्कोहल होती है, इथेनॉल। एक बार ये क्वेश्चन आया था, एक अच्छे एंड सैनिटाइजर में कितनी % इथेनॉल होती है, तो 90% इथेनॉल होती है। उसके बाद भी कप सिरप के बारे में तो आप सभी को पता होगा। अब सर्दियों के अंदर खांसी वगैरह जुकाम वगैरह होगी तो कप सिरप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखना भी पावर अल्कोहल के रूप में, ईंधन के रूप में। देखिए पावर ईंधन सुना होगा आपने, पावर अल्कोहल जिसे कहते हैं, ईंधन के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग। जैसे कि विमान वगैरह में, तो कई बार क्वेश्चन आता है विमान वगैरह में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पावर अल्कोहल या इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इसी अल्कोहल का प्रयोग, मतलब इथेनॉल का प्रयोग ही थर्मामीटर में किया जाता है। कौन से थर्मामीटर में, एब्सोल्यूट थर्मामीटर में। एब्सोल्यूट
थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट 114 -114 डिग्री सेल्सियस होता है, ये जल्दी से नहीं जमेगी। उसके बाद भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है अल्कोहल को किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो ये जो है ना ग्लूकोज के फ्रेगमेंटेशन से, देखिए याद रखना, ग्लूकोज के फ्रेगमेंटेशन से किसको बनाया जाता है, भी अल्कोहल को बनाया जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स तो गाँव से होंगे, वहाँ से निकलता भी होगा, जैसे जौ, चावल, गन्ना, सेब या फिर गुड़ वगैरह, मतलब सब चीज़ हैं तो ग्लूकोज के फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है उसको गला सड़ाकर, ठीक है, उसके से क्या प्राप्त किया जाता है, अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है, ये यीस्ट बनेगा इसके अंदर, और यीस्ट के बाद ये रिएक्शन होगी, ये प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद देखना भी, उसके बाद ये देखना इंपॉर्टेंट है बहुत भी, वाष्पीकरण। देखिए वेपोराइजिंग ज़्यादा होने की वजह से ठंड का अनुभव होता है। ये भाई बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शराब त्वचा पर लगने पर ठंड का अनुभव क्यों होता है, तो क्योंकि इसका वेपोराइजेशन हाई होता है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट पर चलते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल आपको पता ही है जहरीली शराब है, अगर व्यक्ति पिएगा तो अंधा हो जाएगा। ठीक है, देखिए मिथेनॉल मिथाइल एल्कोहल जिसे कहते हैं, मिथेन प्लस में ओल, फॉर्मूला CH3OH, जिसको बनाना नहीं आता वो बना लेना, क्योंकि मीथेन का फार्मूला होता है CH4 प्लस में क्या जुड़ जाएगा, OH, अल्कोहल की वजह से। अब जब OH जुड़ेगा तो आपको एक बात याद रखनी है, मीथेन है तो हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, 4 ही होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर CH3 और वहाँ पर OH हो जाएगा। इसको वुड स्प्रिट बोलते हैं। वुड का मतलब लकड़ी, क्योंकि इसे लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मिथेनॉल को किससे प्राप्त किया जाता है, लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद भी टॉक्सिक अल्कोहल है, जहरीली शराब है। कौन सी शराब है भी, जहरीली शराब है, कौन भी, मिथेनॉल। पीने से व्यक्ति अंधा हो जाएगा, पागल हो जाएगा, या व्यक्ति की क्या हो जाएगी भी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है भाई, ये था भाई मिथेनॉल। नेक्स्ट की बात करता हूँ, देखिए डीनेचुरेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, भाई डीनेचुरेशन क्या होता है। देखिए मैं अभी आपको बता रहा था ना कि इथेनॉल का प्रयोग मेडिसिन में किया जाता है, लेकिन डॉक्टर है ना मेडिसिन में प्रयोग ना करके उसको क्या करने लग जाते हैं, पीने लग जाते हैं, पैग वैग बनाने लग जाते हैं, इसीलिए इसको डीनेचुरेट कर दिया जाता है। डीनेचुरेट का मतलब क्या होता है, इथेनॉल में मिथेनॉल को ऐड कर दिया जाता है ताकि ये पीने योग्य ना रहे, तो इसको बोलते हैं अभी डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए ये बहुत ही अच्छा आपके लिए प्रयास किया जा रहा है, तो आपका एक फ़र्ज तो बनता है, जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, और लाइक भी करें ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले, और मैं आने वाली अगली जो वीडियो है उनमें आपके लिए एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है आपको लेकर आऊँ, प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, तो ये आपका काम ज़रूर बनता है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो इतना वीडियो अच्छी देखने के बाद आप सब्सक्राइब 100% ही करोगे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब बिना तो रह भी नहीं सकते। उसके बाद मैं बात करता हूँ ग्लिसरॉल की। देखिए ग्लिसरॉल भी एक शराब है। सबसे पहले ग्लिसरॉल आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, क्योंकि लड़कियां तो बहुत ज़्यादा यूज करती हैं ग्लिसरॉल का, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट है ये। ब्यूटी प्रोडक्ट कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इसका प्रयोग जैसे स्किन वगैरह फट जाती है या फिर बहुत सी जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है ग्लिसरीन का। ठीक है, ये ग्लिसरीन है क्या, वैसे तो मुँह के छालों में भी ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, मुँह छाले हुए। देखिए ग्लिसरीन है क्या, सबसे पहले तो केमिकल फॉर्मूला इसका देखिए। ये पहली बात तो मैं बता देता हूँ, यह एक एल्कोहल है, यह क्या भी, यह एक एल्कोहल है। इसको मिट्टी शराब बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता भी, मिट्टी शराब कौन है, मिट्टी शराब कौन है, तो मिट्टी शराब आपकी ग्लिसरीन है। C3H8O3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल इसका जो होता है वो क्या होता है भी, केमिकल नेम होता है। स्वाद में मिट्टी होती है इसीलिए इसको मिट्टी स्वाद बोलते हैं। रक्त में पाई जाने वाली एल्कोहल, बहुत क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि रक्त में पाई जाने वाली एकमात्र शराब कौन सी। अब ये कहोगे सर रक्त में भी शराब पाई जाती है, बिल्कुल भाई, ग्लिसरॉल जो होती है रक्त में पाई जाती है, ग्लिसरॉल एक शराब है। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद भी इसका प्रयोग सेविंग क्रीम, साबुन बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, सौंदर्यता देखिए कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट बनाने में, जूता पॉलिश में और औषधि वगैरह में। औषधि में कहाँ पर भी, जो मुंह के छाले आ जाते हैं ना, मुंह के छालों में इसका प्रयोग किया जाता है। आउटर रूप से एक बार क्वेश्चन आया था, मुंह के छालों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ग्लिसरीन का प्रयोग तो बाहर से किया जाता था, लेकिन इंटरनली विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस का प्रयोग किया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स की कमी से ही मुंह के छाले आते हैं, ये बात आप याद रखना। क्लियर भी। उसके बाद भी ग्लिसरीन का प्रयोग विस्फोटक बनाने में भी किया जाता है। TNG ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल बनाने में, विस्फोटक बनाने में, डायनामाइट बनाने में। डायनामाइट एक बहुत बड़ा विस्फोटक, मैंने आपको विस्फोटक सारे के सारे करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो इसको रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट की बात करता हूँ भाई मैं कीटोन ग्रुप के साथ। कार्बन कीटोन ग्रुप के साथ मिलकर भी जो है एक कंपाउंड बनाती है। देखिए बहुत ही खतरनाक कंपाउंड है एसीटोन। क्यों खतरनाक है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी जो है आपको बता देता हूँ, पहचानोगे कैसे। इसके आगे जो है C डबल बॉन्ड O मिलेगा आपको। ये जो होता है आपका कीटोन बॉन्ड जो होता है कीटोन ग्रुप होता है। देखिए कार्बन कीटोन ग्रुप के साथ मिलकर पहला है एसीटोन। क्या नाम भी एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है अभी एसीटोन में, एसीटोन की जो सुगंध जो है ना, एसीटोन की जो सुगंध है वो मस्तिष्क को मोहित करती है, मस्तिष्क दीवाना बन जाता है इसका, सूंघने में अच्छी लगती है और मस्तिष्क इसका दीवाना बन जाता है और व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है। और थोड़े दिन बाद इसका एडिक्शन इतना हो जाता है कि एक बहुत बड़ा नशा बन जाता है। अभी ये बहुत बड़ा क्या बन जाता है, अभी नशा बन जाता है और कई बार मृत्यु का कारण भी बन जाता है। देखिए मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रयोग नेल पेंट रिमूवर में किया जाता है। देखिए आप जब है ना किसी भी नए कमरे में इंटर करते हो और उसमें पेंट हो रखा है, पेंट वगैरह हो रखा है, तो उसमें एक सुगंध आएगी अच्छी, जो आपको अच्छी लगेगी, आपकी मस्तिष्क को अच्छी लगेगी। वो जो होता है एसीटोन की सुगंध होती है। जब आप नए पेंट के डब्बे को खोलोगे तब भी वो आएगी, तो वो भी किसकी होती है, भी एसीटोन की होती है। इवन आप जब मार्कर, बोर्ड मार्कर को जब खोलोगे या पेन, कई पेन होते हैं उनके अंदर भी जो सुगंध होती है वो किसकी होती है, भी एसीटोन की होती है। ये अच्छी लगती हैं, एडिक्ट होती हैं, एडिक्ट करती हैं, मस्तिष्क अच्छा लगता है। अब देखिए मैं एक बात बता रहा था, नेल पेंट रिमूवर, इसकी स्टोरी सुनना। एक दिल्ली में एक केस हुआ था, उसके अंदर हुआ क्या भी, कुछ लड़कियां थी हॉस्टल में रह रही थी, ठीक है। वो क्या थी, नेल पेंट रिमूवर होता है, नेल पेंट जो होती हैं लड़कियां नाखूनों पर लगाती हैं, उसको साफ करने के लिए किया जाता है। तो वहाँ पर क्या थी, बहुत सी मतलब 2-3 लड़कियां थी, वो एक मतलब हॉस्टल में रहती थी। तो नेल पेंट को रोज़ वो क्या करती थी, इनहेल करती थी, मतलब सूंघती थी। उनको मज़ा आने लगा, धीरे धीरे वो उसकी क्या होगी, भी एडिक्ट होगी। एक दिन किया क्या उन्होंने ये किया कि 2-3 मतलब नेल पेंट की डब्बी मतलब जो भी है वो ले आए। लाने के बाद जिस भी चीज़ में मतलब वो मौजूद होता है, मतलब सीरम विरम जो भी है, उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि इसको अगर स्मेल करने से अच्छा लगता है तो क्यों ना इसको थोड़ा चखा जाए। और उन्होंने क्या किया भाई, थोड़ा थोड़ा चखा। अब भी चखा तो वो और टेस्टी लग गया। टेस्टी का मतलब वो भाई एडिक्ट होगी वो उसकी, और वो उसको थोड़ी ज़्यादा शराब के रूप में उसको क्या करगी भी, पीगी। और थोड़ी देर बाद उनके क्या होगी भी, मृत्यु हो गई। तो एक बात याद रखना, ये जो आप नेल पेलिस लगाते हो या नेल पेंट लगाते हो या फिर आप जो है नेल पेंट रिमूवर लगाते हो, ये बहुत ही खतरनाक हैं, ठीक है। वैसे भी देखो फैशन पहले नंबर पे है, उसके बाद जो है स्वास्थ्य है। ये बात तो आप सिंपल सी बात है, ये चीज़ तो आप देख सकते हो, ठीक है। किसी लड़कियों को मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन लड़कियों की जो मतलब पता नहीं क्या खूबी होती है, इतनी सर्दी के अंदर भी है ना, अगर फैशन करना है ना तो मतलब सर्दी बहुत ही कम लगेगी, ठीक है। लड़कियों को, लड़के भी फुकरे होते हैं, ऐसी बात नहीं। कहीं आप ये कहो कि लड़कियों को कह रहा है टीचर, तो लड़कियों को कुछ नहीं कह रहा मैं, हो जाता है, बहुत बार हो जाता है, ठीक है। लड़के भी मतलब अपने डोले सोले मतलब दिखाने के चक्कर में आप बाजी को पहन के मतलब घूमते फिरे हो, वो भी हो जाता है, उनको भी हो जाता है, सबको होता है वो। तो भी फैशन एक चीज़ है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी में हो सकता है। उसके बाद भी एल्डिहाइड ग्रुप बहुत ही अच्छा ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप अच्छा तो क्या है, मतलब बहुत ही यूजफुल ग्रुप है। यूजफुल क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड का पहला सदस्य जो होता है वो फॉर्मल्डिहाइड होता है, मिथेनल होता है, मिथेनोल नहीं, मिथेनल, AL। देखिए लास्ट में AL मिलेगा। एल्डिहाइड की आपसे पूछे एल्डिहाइड से फिक्स क्या होता है, तो AL होता है, ठीक है। मिथेनल को ही फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ये बात याद रखना, मिथेनल का ही दूसरा नाम फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मूला HCHO है। एल्डिहाइड ग्रुप का पहला सदस्य है फॉर्मल्डिहाइड, ये तो आपको दिख ही रहा है, मिथ है, मिथ का मतलब तो पहला ही सदस्य होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप कई बार क्वेश्चन करते होगे, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि स्पीसीज जो होते हैं, स्पीसीज का मतलब जो मृत जो आपके जीव होते हैं, जैसे मछली है, जैसे कि स्नैक है, इन सभी को रखने के लिए किस सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। तो आप आंसर कर देते हो कि सर फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चा, फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड बहुत ही एसिडिक होता है और इससे तो स्किन बर्न हो जाएगी। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड द्वारा बनने वाले फॉर्मलिन, देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है फॉर्मलिन, फॉर्मलिन का प्रयोग किया जाता है अभी एज ए प्रिजर्वेशन ऑफ मतलब बॉडी जो होता है स्पीसीज बॉडी, जैसे फिश, फ्रॉग को आदि इसी सॉल्यूशन में रखा जाता है बायोलॉजिकल लैब में। आप बायोलॉजिकल लैब में जाना, उसमें आपको मरे हुए फिशेज, फ्रॉग जो होते हैं एक लिक्विड में डले हुए मिलेंगे, उसको बोलते हैं फॉर्मलिन। और फॉर्मलिन कितने फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, ये क्वेश्चन आता है बार बार, तो 40% फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मलिन का निर्माण होता है। उसके बाद भी फॉर्मल्डिहाइड से एक दवाई भी बनती है जिसका नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का निर्माण भी किससे होता है, भी आपके फॉर्मल्डिहाइड से होता है।
और ये जो है गठिया और मूत्र रोग, यूरिन डिजीज जो होती हैं उनके उपचार की औषधि है यूरोट्रोपिन। सिंपल सी बात है, यूरो ना रहा तो यूरिन से रिलेटेड होगी ही। ठीक है, तो ये था भी आपका फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद भी मैं एक जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी करवा देता हूँ, बहुत ही अच्छा ग्रुप है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है, मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके लास्ट में COOH मिलेगा। कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या होता है, COOH। तो पहला कार्बोक्सिलिक का बनेगा भाई मिथेनोइक एसिड। क्या बनेगा भाई, मिथेनोइक। मिथ का मतलब एक, मिथ का मतलब एक, तो भी मिथेनोइक, नोइक का मतलब भाई आपका कार्बोक्सिलिक है ये। ठीक है, मिथेनोइक को ही फार्मिक एसिड बोलते हैं। ये बात मैंने आपको बतानी जरूरी है, क्योंकि आप ये सोचते हो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन मिथेनोइक को ही फार्मिक एसिड बोलते हैं, ये बात याद रखना। इसका फॉर्मूला जो होता है HCOOH होता है। ठीक है, एसिड बेस मैंने पूरे करवा रखे हैं। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं, कौन कौन से साल्ट होते हैं, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होता है, ये सारा का सारा फंडामेंटल मैंने आपको करवा रखा है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो मिथेनोइक और फार्मिक अम्ल क्या होता है, HCOOH जो होता है आपका मिथेनोइक और फार्मिक एसिड होता है। देखिए ये मोनोकार्बनिक का पहला सदस्य है। मोनोकार्बनिक का मतलब ये जो कार्बनिक ग्रुप था इसका पहला सदस्य है। लाल चिट्टे और बिच्छू के डंक में ये क्वेश्चन आता भी कौन सा एसिड पाया जाता है, फार्मिक एसिड। लेकिन हरियाणा ने एक बार क्या किया, फॉर्मिक एसिड को ऑप्शन में ना डाल के मिथेनोइक को ऑप्शन में डाल दिया और बच्चे हो गए कंफ्यूज। तो ये बात याद रखना, मिथेनोइक ही इसका दूसरा नाम है। रबड़ बनाने और गठिया रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इथेनोटिक एसिड। इथेनोटिक एसिड क्या होता है, अभी इथेनोटिक एसिड को बोलते हैं भी एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड भी, एसिटिक एसिड। CH3COOH, CH3COOH इसका फॉर्मूला है। स्वाद में खट्टा होता है, सिरके में इसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक, दूसरा नाम याद रखना, बस यही चीज़ जरूरी है। उसके बाद भी ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड फॉर्मूला C2O4H2 होता है। नीली स्याही बनाने में किया जाता है, कपड़े से जंग हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आया था भाई, ये HSSC में क्वेश्चन आया था, कपड़े से जंग हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। गुर्दे की पथरी को हटाने में भी इसका प्रयोग किया, गुर्दे की पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। ठीक है, उसके बाद भी ऑक्जेलिक एसिड जो होते हैं वो टमाटर और पालक में पाया जाता है। टमाटर व पालक में ये पाया जाता है। तो ठीक है भाई, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट की बात करता हूँ। नेक्स्ट इधर आता हूँ भी एक बेंजीन। बेंजीन के बारे में मैंने बता दिया था, फिर बता देता हूँ। बेंजीन एक जो होता है एक तो होती है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, एक होती है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, जिसकी चेन क्या होती है भी क्लोज होती है, ऐसी मिलेगी आपको, ऐसी 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 और ऐसी, इसकी क्लोज होती है। फॉर्मूला C6H6 होता है, यहाँ पर CCHH 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 C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। 1925 में फैराडे साहब ने इसकी खोज की थी। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, ये बात याद रखना। इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है ये कितना होता है भी 120 डिग्री का होता है। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक बंद हाइड्रोकार्बन ही मैंने आपको बता ही दिया, ये एक जो है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है। इसका उपयोग ड्राई क्लीनिंग, प्लास्टिक बनाने, औषधि बनाने और DDT बनाने में किया जाता है। रबड़ में आसानी से घुलनशील है, कौन भी आपका बेंजीन। ये आपको मैंने बेंजीन से रिलेटेड बातें बताई हैं। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं जिनको आपको डायरेक्ट याद करना है, कुछ ज़्यादा इनको पढ़ना नहीं है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए जैसे क्लोरोफॉर्म था, सेम आइडोफॉर्म होता है। ये एक एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक मतलब जीवाणुओं को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है आइडोफॉर्म। आपसे पूछा जाएगा आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। उसके बाद भी पैराएल्डाइड, पैराल्डिहाइड देखिए निंद्राकारी दवा के रूप में, स्लीपिंग मेडिसिन। देखिए कई लोगों को जो है ना नींद नहीं आती है, तो नींद लाने के लिए पैराल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। इसको अब नारकोटिक डिपार्टमेंट में डाल दिया, क्योंकि इसका प्रयोग गलत तरीके में किया जाने लगा था, इसलिए सरकार ने इसको बैन कर दिया है। अब ये मेडिसिन मिलती नहीं है पैराल्डिहाइड। तो याद रखना पैराल्डिहाइड जो है निंद्रा लाने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद भी जो होते हैं एस्बेस्टोस, जो होता है एस्बेस्टोस। देखिए एस्बेस्टोस जो होता है आपका, ये अग्निशामक वस्त्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एस्बेस्टोस जो होता है एक ऐसा मतलब वस्त्र होता है जिसके अंदर आग नहीं लगती। फायर एक्सटिंग्विशर क्लॉथ बनाने में किया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट भी
एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो कारों में प्रतिहिमकारक मतलब एंटी फ्रीजिंग एजेंट। देखिए कई बार क्या होता है बर्फ़ जमने लग जाती है, बर्फ़ इलाकों में जो होती है तो वहाँ पर जो है ना जो वो जो कारों के जो शीशे होते हैं कारों पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल का, ताकि जो है क्या ना जमे, बर्फ़ ना जमे। उसके बाद भी नेफ्थलीन आप सोचते हो कि नेफ्थलीन कपूर होता है, मान सकते हो नेफ्थलीन कपूर होता है, लेकिन कपूर से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। ये C10H8 इसका फॉर्मूला होता है नेफ्थलीन का, ये बात आप याद रखना। कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है और कपड़ों के अंदर डाला जाता है ताकि कीड़े वगैड़े ना लगे। कोलतार से प्राप्त किया जाता है, ये भी बात याद रखना, नेफ्थलीन, ठीक है, नेफ्थलीन। उसके बाद भी एस्पिरिन के बारे तो आप सभी को पता होगा, मेडिसिन में सारी की सारी करवाऊंगा। एक ये पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में ज्वर और दर्द मतलब एज ए एंटीपायरेटिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। मैं आपको सारी की सारी मेडिसिन करवाऊंगा, कौन सी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक सब करवाऊंगा आगे, ठीक है। उसके बाद भी आंसू गैस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी आंसू गैस कौन सी है। देखिए आंसू गैस एक लाफिंग गैस होती है जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, N2O एक लाफिंग गैस है, कंफ्यूज मत होना, वो हंसने वाली है, लेकिन आंसू मतलब आंसू लाने वाली गैस पूछ है। लेकिन अगर आपसे कई बार पूछ लेता आंसू लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता, तो ग्लिसरीन जो था ना भाई, अल्कोहल मैंने बताया था ग्लिसरीन, उसका प्रयोग भी आंसू लाने के लिए किया जाता है। ये एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं रोने लग जाते हैं धीरे धीरे, वो क्या लगाते हैं, वो ग्लिसरीन लगाते हैं आंखों के नीचे। लेकिन इसने पूछा आंसू गैस कौन सी है, तो एक्रोलीन, ये याद रखना भी, एक्रोलीन जो है वो आंसू गैस होती है जिसका केमिकल फार्मूला अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन है, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन है। आंखों के संपर्क में आने से इसमें क्या होगी, जलन होगी और क्या होने लग जाएगा भी, आंसू आने लग जाएंगे। एक्रोलीन अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक है, ये बात आप याद रखना। उसके बाद भी यूरिया के बाद मेरे में तो आपको पता ही होगा, यूरिया का निर्माण आपके शरीर में कौन करता है अभी, लीवर करता है। लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यूरिया NH2CO फार्मूला होता है, उर्वरक के रूप में कार्य करता है। एक उर्वरक यूरिया होता है और एक आपका शरीर भी यूरिया का निर्माण करता है। उसके बाद भी DDT क्या होता है आप सभी को पता है, एक बहुत बड़ा कीटनाशक है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका जो है ये केमिकल नेम है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसका जो है केमिकल नेम है। ये जो होता है कृषि कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भी इथेफोन क्या होता है अभी, फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इथेफोन का प्रयोग किया जाता है, केमिकली यूज्ड फॉर फ्राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। और कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग भी किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग भी किया जाता है फलों को पकाने में। और भी मैंने बताया था एसिटिलीन का प्रयोग भी किया जाता है। उसके बाद भी ल्यूसाइट क्या होता है, ल्यूसाइट एक परमाणु हथियार है जो टॉक्सिक गैस है। देखिए एक तो मैंने आपको कौन सी बताई थी भी, मस्टर्ड गैस बताई थी, और एक ल्यूसाइट। देखिए मस्टर्ड गैस का प्रयोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया गया था और ल्यूसाइट का प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वार में किया गया था। ये क्वेश्चन दोनों आए थे भाई, पता नहीं किस में आए थे, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में दोनों आए थे ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद भी क्लोरोपिक्रीन, देखिए क्लोरोपिक्रीन भी जो है एक रासायनिक हथियार है, ये भी एक रासायनिक हथियार है। उसके बाद भी यूरोट्रोपिन, गठिया रोग और मूत्र रोग मैंने करवाया था, फॉर्मल्डिहाइड से बनाया जाता है। उसके बाद भी क्लोरोटोन, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, क्लोरोटोन यात्रा के दौरान चक्कर आने वाली दवाई जो होती है क्लोरोटोन होती है। सिनर्जिन विद डोमपेरिडोम, दो जो होती है मेडिसिन का जो होता है सॉल्यूशन होता है किसके अंदर भी, क्लोरोटोन के अंदर। उसके बाद भी गैमेक्सिन एक कीटनाशक है। उसके बाद भी मरकैप्टेन, देखिए मरकैप्टेन एलपीजी के अंदर जो गंध आती है वो किसकी वजह से आती है भी, मरकैप्टेन की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है भी, मरकैप्टेन की वजह से आती है। उसके बाद भी एलिथ्रीन और पायरेथ्रीन, देखिए मच्छर भगाने की दवा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप जो भी लेते हो ना मच्छर भगाने की जो चीज़ें लेते हो, जो भी लेते हो, चाहे वो चक्कर लेते हो, चाहे आप वो स्विच में लगाने वाले लाते हो, उनके अंदर जो होता है एलिथ्रीन और पायरेथ्रीन, ये दो जो होती हैं मेडिसिन जो होते हैं केमिकल यूज होते हैं, ठीक है भाई।
तो ये मैंने आपको जितने भी केमिकल कंपाउंड थे वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी रही है तो भी प्लीज़ इसको शेयर करते रहें। शेयर करने से देखिए मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए आगे और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है, बहुत ही कम समय में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपका एग्ज़ाम है, मेरे को पता है आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो आपके रेलवे के हैं, चाहे वो आपके अब जो है ग्राम सचिव हरियाणा ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है। ठीक है, ये इन एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ही जो है आपको सहायता प्राप्त होगी। उसके बाद भी विस्फोटक के बारे में बात करते हैं, विस्फोटक एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। बात तो बहुत ख़राब है, ये चीज़ तो बहुत ख़राब होती है, लेकिन करने पड़ते हैं, क्या करें। ठीक है, एक्सप्लोजिव जिनका दहन तीव्रता से हो और अत्यधिक उष्मा और दाब दें उनको एक्सप्लोजिव्स बोलते हैं। ये इसलिए बताया भी क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, एक्सप्लोजिव्स की डेफिनेशन दे रखी थी, पूछ रखी थी ये किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो याद रखना। टीएनजी मैंने करवाया था, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरील जो होती है उसको क्या बोलते हैं भी, टीएनजी बोलते हैं। इसको नोबल तेल कहते हैं भी, ये बात आप याद रखना। जो ग्लिसरीन से जो विस्फोटक बनाया जाता है जिसका नाम है टीएनजी, इसको नोबल तेल बोलते हैं। और डायनामाइट सबसे खतरनाक एक्सप्लोजिव होता है, इसका निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला डायनामाइट, ये इंपॉर्टेंट है। 1863 में एल्फ्रेड नोबल ने इसका आविष्कार किया था, जिसके लिए जो है उसको नोबल पुरस्कार दिया गया था। नोबल पुरस्कार डायनामाइट के लिए दिया गया था और टीएनजी से बनाया गया था। ये बातें मैंने आपको बता दी। यह एक विस्फोटक है, निर्माण एल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जिससे नोबल पुरस्कार की शुरुआत होती है। ठीक है, नोबल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया गया है। ठीक है, चलो अभी उसके बाद आरडीएक्स सभी ने सुना होगा आरडीएक्स का नाम, तो ये भी बहुत बड़ा एक्सप्लोजर है। अब देखना आरडीएक्स की फुल फॉर्म याद रखना, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ठीक है, ये जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है केमिकल फॉर्मूला C3H6N6O6। ये होता है नेम साइक्लोट्राइमिथाइल ट्राइनाइट्रोमाइन जो होता है इसका नाम होता है। बहुत खतरनाक विस्फोटक होता है, आतंकवादी इसे प्लास्टिक विस्फोट का नाम देते हैं। सफ़ेद पाउडर भी इसे ही कहते हैं। एल्युमिनियम पाउडर मिलाने से इसकी क्षमता बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आरडीएक्स में क्या मिलाने पर उसकी क्षमता बढ़ जाती है और ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाता है वो, तो एल्युमिनियम पाउडर मिलाने पर। उसके बाद भी टीएनपी ट्राई नाइट्रोफिनोल जो होता है वो क्या होता है भी, टीएनपी होता है। पहाड़ वगैरह तोड़ने में, ये क्वेश्चन आया था भाई, पहाड़ वगैरह तोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है, पिक्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और पिक्रिक अम्ल जो होता है इसी को कहते हैं, ये बात याद रखना। पिक्रिक अम्ल ट्राई नाइट्रोफिनोल पहाड़ तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा कम विस्फोटक है, यूज़ कर लिया जाता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है इसको यूज़ करने की। उसके बाद मैं बात करता हूँ एमोनेल क्या होता है, एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है जो विस्फोट के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भी बारूद के बारे में तो आप सभी को पता होगा, ये सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट और सोरा, इन सभी का मिश्रण है भी। ठीक है, तो इन सभी का जो मिश्रण है वो आपका क्या कहलाता है भी, आपका बारूद कहलाता है। उसके बाद भी PETN पोंटा एराइथ्रटोल टेट्रानाइट्रामाइन। ठीक है, ये जो होता है ये पेंटा, इसका थोड़ा नाम जो है अलग ही है, आप देख लेना इसको बिल्कुल अच्छे से। जो होता है पेंटा एराइथ्रोटोल टेट्रानाइट्रामाइन। ठीक है, ये जो होता है ये होती है आरडेक्स की तरह ही होती है, शक्ति जो विस्फोटक ही होता है ये। उसके बाद भी टेट्राइल जो होती है एक शक्तिशाली विस्फोटक होता है। ये सारे के सारे विस्फोटक हैं। ये देखना भाई PLX पिकाटाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव, ये जो होता है ना पिकोटाइल लिक्विड एक्सप्लोसिव, जो आत्मघाती के लिए यूज किया जाता है। जो कि इसका प्रयोग क्या होता है भी, कर्ता चपेट में आता है। कर्ता का मतलब जो करने वाला है, आत्मघाती के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। PLX मतलब कोई लगा के, मतलब कोई भी कांड कर दिया उसके बाद खुद को मार लिया, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुलक अपना।
बहुलक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है अभी बहुलक होते क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी चीज़ जब उसका निर्माण होता है तो उसका निर्माण मतलब बहुत से छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिनको बोलते हैं भी एकलक। क्या बोलते हैं भी एकलक, मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद मैं एकलक के बारे में बताता हूँ। जब तक आप इस वीडियो को थोड़ी ना शेयर कर दो भाई, जल्दी जल्दी शेयर कर दो भाई। ठीक है, क्योंकि ये मैराथन क्लास है, 10 दिन में मैं आपकी पूरी की पूरी साइंस कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो भी आपका तो इतना तो फर्ज बनता ही है भी, इसको थोड़ा मतलब शेयर करते रहें। ठीक है, लाइक करते रहें। और ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सारी की सारी। ठीक है, ये सारी की सारी और पूरी केमिस्ट्री की, जितनी आज पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करके जाएंगे अपन, पूरी की पूरी केमिस्ट्री की जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टारगेट करना, ऐसे करके टारगेट पूरा कैपिटल में करना, और यहाँ पर टारगेट का निशान मिलेगा लाल कलर में। ठीक है, और उसके बाद HSSC और GS सारे के सारे कैपिटल में, कोई भी स्पेस नहीं है। इसको कर लेना, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरी पीडीएफ और भी पीछे की पीडीएफ मिल जाएगी, और भी लेटेस्ट जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी मिल जाएंगी, तो इसको ज्वाइन कर लेना। देखिए भी बहुलक क्या होता है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, अनेक मोनोमर जो होते हैं वो मिलकर पॉलीमर का निर्माण करते हैं। मैंने आपको बताया था अनेक मोनोमर पॉलीमर का निर्माण करते हैं। जैसे कि प्रोटीन का निर्माण जो होता है अमीनो एसिड से होता है। पहले तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते थे कि प्रोटॉन का मोनोमर कौन होता है, अमीनो एसिड होता है। पॉलीथीन का कौन होता है, एथीन होता है। एथीन का फॉर्मूला ये होता है और पॉलीथीन का फॉर्मूला ये होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन जो आपका पॉलीमर जो होगा इसका, इसके आगे N लग जाएगा, ये होता है पॉलीथीन। ठीक है, तो ये पहले तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन अब थोड़ा एडवांस लेवल से क्वेश्चन आते हैं। एडवांस लेवल से कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बहुलक किस में आता है। देखिए बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल, जो पादप या जंतुओं से डायरेक्ट नेचुरली प्राप्त किए जाते हैं। एक सिंथेटिक का मतलब आर्टिफिशियल रूप से तैयार किए जाते हैं। एक सेमी सिंथेसाइज और आर्टिफिशियल में फ़र्क क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। ये पूरे के पूरे आर्टिफिशियल तरीके से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन सेमी सिंथेसिस जो होते हैं प्राकृतिक में कुछ एडिशन करके बनाए जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ मिला दी जाती है, उसके बाद ये बनाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इनके एग्जाम्पल देखना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन किस प्रकार का पॉलीमर है, नेचुरल, सेलुलोज, स्टार्च और नेचुरल रबड़। ये सारे के सारे जो हैं आपके नेचुरल पॉलीमर हैं। इधर देखना आर्टिफिशियल में, पॉलीथीन आर्टिफिशियल है, प्लास्टिक, नाइलॉन, टेलिस्टोन, PVC, टेफ्लॉन, रेयोन, ये सारे के सारे, जिसको पहला रेशा भी बोलते हैं रेयोन को, ये सारे के सारे आपके जो संश्लेषित हैं सिंथेसिस पॉलीमर हैं। सेमी सिंथेसिस कौन से होते हैं, जैसे कि ये नेचुरल रबड़ है, इसके अंदर अगर मैं सल्फर को ऐड कर दूं तो आपको आर्टिफिशियल रबड़ मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं भी, इसको बोलते हैं सेमी सिंथेसाइज। प्राकृतिक के अंदर कुछ एडिशन करके प्राप्त किया जाता है। इस प्रोसेस को भी मैं आगे बताऊंगा कि इस प्रोसेस, ये वल्वीकरण होता क्या है, वल्केनाइजेशन होता क्या है, आगे करेंगे। देखना भाई, पौधों से सेलुलोज प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोटीन का मोनोमर अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च। इसको बायोलॉजी की पूरी क्लास में मैंने पूरा का पूरा न्यूट्रिशन के अंदर अच्छे से करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट में देख लेना, न्यूट्रिशन की वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप कहीं पर भी इसकी, इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर सारी वीडियो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखो भी ये होता क्या है, पौधों से सेलुलोज को प्राप्त किया जाता है। पौधों के सेलुलोज से कागज को बनाया जाता है। ये मैंने इसलिए डाल लिया है क्योंकि पहले क्वेश्चन आता कागज किससे बनाया जाता है, तो आंसर आता था लकड़ी से कागज बनाया जाता है। पौधों की लकड़ी से क्या बनाया जाता है, कागज। लेकिन अब की बार क्वेश्चन थोड़ा डीप से पूछ लेता है कि किससे, तो जो है ना, पौधे के सेलुलोज से किसका निर्माण किया जाता है, कागज का निर्माण किया जाता है। सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पॉलीमर है, क्योंकि भाई पौधों के अंदर सेलुलोज पाया जाता है और पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पॉलीमर कौन है भाई, आपका सेलुलोज है। ये सेलुलोज पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको पता होगा। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप होती हैं।
उसके बाद भी प्रथम संश्लेषित जो होता है सिंथेसिस फाइबर जो होता है वो रेयोन है, ठीक है, जो सेलुलोज से बनाया गया है। किससे बनाया गया भी? सेलुलोज से बनाया गया, आर्टिफिशियल मैन मेड, मनुष्य द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट भी रबड़, रबड़ के बारे में बात करता हूँ। रबड़ होता क्या है? रबड़ या रबड़ जो भी है आप बोल सकते हो। रबड़ दो प्रकार का होता है, एक तो नेचुरल और एक सिंथेसिस। मतलब सिंथेसिस मैंने आपको बताया ही था। सिंथेसिस क्या किया जाएगा? नेचुरल के अंदर सल्फर ऐड कर दी जाएगी, ठीक है, सिंथेसाइज, ठीक है। नेचुरल क्या होता है? देखिए लेटेक्स पौधे से, एक बार क्वेश्चन आया था नेचुरल रबड़ कहाँ से प्राप्त किया जाता है। देखिए लेटेक्स पौधे का दूध जो होता है, दूध का मतलब लेटेक्स पौधे के अंदर जब आप मतलब कुछ भी काटते हो उसको तो एक लिक्विड निकलता है, वहाँ से किसका निर्माण किया जाता है? रबड़ का निर्माण किया जाता है। तो लेटेक्स पौधे से किसका निर्माण किया जाता है? रबड़ का। लेटेक्स पौधे से एक केमिकल प्राप्त होता है जिसका नाम आइसोप्रीन होता है। तो क्वेश्चन आता है रबड़ का मोनोमर कौन है? तो आइसोप्रीन है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, उसके बाद इसी जो नेचुरल रबड़ है इसको क्या कर देते हैं? सल्फर की उपस्थिति में वल्केनाइजेशन कर देते हैं। कहने का मतलब इसके अंदर सल्फर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। और नेचुरल रबड़ में सल्फर ऐड होने के बाद उस प्रोसेस को कहते हैं वल्केनाइजेशन, और एक रबड़ प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रबड़, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये ऐसे करेंगे, ये वल्केनाइजेशन करेंगे, सल्फर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा? जो नेचुरल रबड़ होता है वो थोड़ा मतलब सॉफ्ट होता है, उसका प्रयोग नहीं कर सकती। सल्फर ऐड होने से वो क्या हो जाएगा? थोड़ा हार्ड हो जाएगा, उसको अपन क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सल्फर के क्वेश्चन कई बार आ जाता है, सल्फर का क्या कार्य है या रबड़ में मजबूती कौन देता है? तो आपका सल्फर देता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं। देखिए कुछ सिंथेसिस रबड़ हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे क्लोरोप्रीन क्या है, एक बार तो ऐसे ही एग्जाम में आया था। स्टाइरिन क्या है? स्टाइलिन क्या है? बुना एस, बुना एन, ये सभी के सभी जो है ना आर्टिफिशियल रबड़ के उदाहरण है, टाइप है, ठीक है। उसके बाद भी पेट्रोलियम बायो प्रोडक्ट है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे रबड़ क्या है तो एक ये है पेट्रोलियम बायो प्रोडक्ट है। टायर, डोर, विंडो, बेल्ट आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भी निपोप्रीन और थायोकोल, ये दोनों भी जो हैं आपके आर्टिफिशियल रबड़ के उदाहरण हैं, ठीक है। ये भी बात आप याद रखना। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। देखिए एक ये वल्केनाइजेशन जो प्रोसेस है इसको चार्ल्स गुडईयर ने दिया था। देखिए आप सभी को पता है रबड़ की एक बहुत बड़ी कंपनी है गुडईयर, ये भी क्वेश्चन आया था। रबड़ की बहुस्तरीय कंपनी का नाम क्या है? गुडईयर है, जो टायर वगैरह बनाती है। आप तो टायर वगैरह जानते हो, बहुत सी चीज़ें बनाती है, ठीक है। तो इसको जो है चार्ल्स गुडईयर ने दिया था, और गुडईयर के नाम पर ही गुडईयर जो है कंपनी रखी गई है, उसका नाम है। तो वल्केनाइजेशन को चार्ल्स गुडईयर ने दिया था। वल्केनाइजेशन में सल्फर का प्रयोग किया जाता है, सल्फर को क्या किया जाता है? भी ऐड किया जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट पॉलीमर है भाई आपका प्लास्टिक। देखिए प्लास्टिक के बारे में आपको पता होगा, ये एक सिंथेसिस पॉलीमर है, मतलब मैन मेड पॉलीमर है, मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। एथिलीन इसका मोनोमर है, एथिलीन से इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। देखिए प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। देखिए उसके जैसे कि कोई प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसको गर्म करने पर वो नरम हो जाता है, कोई प्लास्टिक ऐसे होता है गर्म करने पर उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा बन गया वैसा का वैसा रहता है। तो एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग होता है। थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं? देखिए क्वेश्चन आया था कि गर्म करने पर मुलायम होने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल सुन लेना, पीवीसी, पॉलीस्टीन, टेफ्लॉन, नाइलॉन, पॉलीस्टीरीन, और एक आपका केओलर, एक आपका क्या भी? केओलर। ये सारे के सारे आपके जो है थर्मोप्लास्टिक हैं जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। देखिए केओलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। ये एक बार क्वेश्चन आया था, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? केओलर का प्रयोग किया जाता है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है पीवीसी, उसका प्रयोग बाल्टी वगैरह बनाने में, बोतल वगैरह में, या पीवीसी के पाइप वाइप आते हैं उनको बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन न चिपकने वाले खाना बनाने वाले बर्तन, एंटी जो स्टिक बर्तन जो होते हैं, जो मतलब खाना को चिपकने नहीं देते हैं, वो जो होते हैं उनको बनाने में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। नाइलॉन एक ऊन का विकल्प है। ऊन क्या है? एक क्वेश्चन आता है, प्लास्टिक फाइबर किसे कहते हैं? एक नाइलॉन 66 ये इसका मतलब टाइप है, ये अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो आप। तो एक प्लास्टिक फाइबर है, कौन भी? नाइलॉन। तो क्वेश्चन आता है प्लास्टिक फाइबर कौन सा है? तो प्लास्टिक फाइबर जो है नाइलॉन है, जिसकी ज्वलनशीलता सबसे अधिक है, सबसे जल्दी जल जाता है। ये अधिक का मतलब सबसे जल्दी जल जाता है, 2 मिनट में फायर पकड़ लेता है, ठीक है। कैराथर्स जो होता है 1935 में VH कैराथर्स ने इसकी खोज की थी, VH कैराथर्स ने इसकी खोज की थी। देखिए एक मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया ज्वलनशीलता, एक न्यूनतम ज्वलनशीलता किसकी होती है? वैसे तो आप ये कहोगे कि सर ऊन की, सूती कपड़ा जो होता है, सूती जो होता है उसकी सबसे कम ज्वलनशीलता होती है, लेकिन टेरेलिन जो होता है उसकी ज्वलनशीलता सबसे कम होती है। ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट अभी थर्मोसेटिंग, दूसरे टाइप के जो होते हैं वो होते हैं भी थर्मोप्लास्टिक,
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है, जो एक बार कठोर होने के बाद दोबारा ना पिघलाए जा सके उनको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, यहाँ पर अपने मतलब नॉर्मली आसपास इसका यूज बहुत ही कम मिलता है। देखिए थर्मोसेटिंग जो होते हैं वो बेकेलाइट, विटल, ग्लिस्टल ये आदि ये जो हैं ये थर्मोप्लास्टिक हैं। बेकेलाइट तो बहुत ही बार बार आता है कि बेकेलाइट किसका उदाहरण है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। उसके बाद भी पॉलीथीन के बारे में आप सभी को पता होगा, ये एथिलीन का बहुलक है। बाल्टी वगैरह बनाने में, थैलिया वगैरह बनाने में इनका प्रयोग बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ भी औषधियों के बारे में। अब इतना पढ़ के आप थोड़ा बोर हो गए होगे, बोर तो नहीं होगे, बीमार हो गए होगे, तो बीमारी का इलाज कर देते हैं। इलाज के लिए कुछ दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ क्यों ज़रूरी हैं आप सभी को पता होगा, किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट करने के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। औषधि, ड्रग्स एंड मेडिसिन। मैं आपको बता देता हूँ मेडिसिन और ड्रग में फ़र्क क्या होता है। ये दोनों जो ना रिलीफ देती हैं, दोनों के दोनों शरीर को रिलीफ देती हैं, किसी न किसी बीमारी को दूर करती हैं। लेकिन ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं लोग ड्रग्स के, और मेडिसिन के एडिक्ट नहीं होते, बस इतना ही फ़र्क है। अगर कोई मेडिसिन का कोई व्यक्ति एडिक्ट होने लग जाए तो उसको क्या कहेंगे, ड्रग कहेंगे। लेकिन नॉर्मली अपन ड्रग और मेडिसिन एक ही मानते हैं। अब देखिए मेडिसिन करते हैं अपन, मेडिसिन कैसे क्वेश्चन आते हैं भी आपको पता तो है मेडिसिन कौन सी है, लेकिन उन मेडिसिन को बोलते क्या है ये क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि जो दवाइयाँ दर्द और बुखार उतारती हैं उन दवाइयों को क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उनको बोलते हैं भी दर्द निवारक। लेकिन आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश में आएगा एंटीपायरेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी, एंटीपायरेटिक बोलते हैं, जो दर्द और बुखार दोनों के दोनों उतारते हैं। ठीक है, केवल दर्द उतारते हैं उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं, केवल दर्द को दूर करते हैं उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं, लेकिन दर्द और बुखार दोनों करते हैं उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। पहले ज़माने में एस्प्रिन बहुसत्रीय मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती थी, लेटेक्स वृक्ष से प्राप्त की जाती थी एस्प्रिन, जिसका प्रयोग बुखार और दर्द में किया जाता था। लेकिन आज तो पैरास्टामोल का प्रयोग किया जाता है। आज किसका प्रयोग किया जाता है, पैरास्टामोल। मॉर्फिन, क्रोसिन, पायरोमिडीन जो होती हैं ये जो दवाइयाँ जो हैं ये पहले के समय में यूज की जाती थी, आज एकमात्र पैरास्टामोल का यूज किया जाता है। पायरोक्सिकेम और डिक्लोफेनेक ये जो हैं आपके किसमें, दर्द वगैरह को दूर करने में किया जाता है। उसके बाद भी एनेस्थेटिक मेडिसिन कौन सी भी, एनेस्थेटिक का मतलब जो बेहोशी लें, बेहोशी का मतलब जो चेतना को कम कर दें, संवेदना को कम कर दें, तो उसमें क्लोरोफार्म, इथर, सल्फोनल और कोकीन ये जो आपकी जितनी भी हैं ये सारी की सारी मेडिसिन एनेस्थेटिक मेडिसिन हैं। उसके बाद भी एक होती है एंटीसेप्टिक, एक होती है एंटीबायोटिक। देखिए ये दोनों के दोनों हैं, दोनों की दोनों बैक्टीरिया को मारती हैं, दोनों की दोनों बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं को मारती हैं, जीवाणुओं का खात्मा करती हैं। लेकिन एंटीसेप्टिक लगाने की दवाई है, ये मान के चलो ये स्किन के ऊपर जो जीव होते हैं उनको मारती है, और ये जो होती है शरीर के अंदर जीवाणुओं को मारती हैं, एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक में पहले सिरका और सिडार का तेल ये दो चीज़ें यूज की जाती थी पहले, मतलब घाव वाव हो गया उसको साफ करने में या उसको ठीक करने में सिडार और जो सिरका का प्रयोग किया जाता था। आज अपन लाल दवाई का प्रयोग करते हैं, KMnO4, बोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, आयोडीन, फिनोल का देखिए मनुष्य में तो नहीं करते, लेकिन कुत्ते वगैरह जो होते हैं उनके अंदर जरूर करते हैं, अल्कोहल, स्प्रिट, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और एंटीसेप्टिक के रूप में आप सभी पोविडीन का तो प्रयोग करते होंगे, पोविडीन की ट्यूब भी आती है, और पोविडीन का क्या आता है, अभी कहाँ चला गया, अभी यहाँ पर आ गया भाई। ठीक है, पोविडीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पोविडीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट भी एंटीबायोटिक में क्या भी, एंटीबायोटिक जो अंदर से जो है बैक्टीरिया को मारती हैं। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन थी। 1829 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। कब की थी भी, 1829 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। ओफ्लोक्सासिन, जेंटामाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, माइसिन वगैरह ये सारी हैं, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं। पहली मेडिसिन को ज़रूर याद रखना, ये 1929 तो है, शायद 1929 है, 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, 1929। ठीक है, इसको थोड़ा हाथ देख लेंगे भी, 1929 या 1829, ये लिख तो 1829 रखा है, लेकिन मेरे को ध्यान में आ रहा है 1929 होना चाहिए। उसके बाद भी सल्फर ड्रग्स क्या होती हैं, सल्फर ड्रग्स के बारे में मैं बताता हूँ। पशुओं के जीवाणुओं को मारने के लिए, क्योंकि भी पशु जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा उनकी टॉलरेटिंग पावर ज़्यादा होती है, इसलिए उनके लिए सल्फर ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। सल्फर और नाइट्रोजन का मिसलेनियस होता है। और सल्फानीमाइड जो होती है फर्स्ट सल्फर ड्रग थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ।
नेक्स्ट मेडिसिन, दो मेडिसिन, एक भी ट्रांसक्यूलिफर, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि भी लोग ना पागल हो चुके हैं उनके मस्तिष्क को शांत करने के लिए। मतलब बहुत से लोगों के दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते फिरते रहते हैं, तो उनके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ट्रांसक्यूलिफर। बहुत से लोग तो ना मतलब पढ़ने के लिए भी ट्रांसक्यूलिफर मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। मतलब एक मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, गोली ले लेते हैं और दिमाग शांत हो जाता है, फिर उससे बैठ के वो पढ़ते हैं, एडिक्ट भी हो जाते हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर वगैरह में जो है ऐसा बहुत सा चलता है, ट्रांसक्यूलिफर मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड जो होती है वो ट्रांसक्यूलिफर मेडिसिन के रूप में यूज की जाती है। उसके बाद भी एनाल्जेसिक मेडिसिन कौन सी होती हैं, जो केवल दर्द को ठीक करें। देखिए केवल दर्द को ठीक करने वाली क्या कहलाती है भी, एनाल्जेसिक कहलाती हैं। मॉर्फिन जो पहले यूज की जाती थी, और कोल्ड्रीन ये प्राचीन में यूज की जाती थी, आज डिक्लोफेनेक और डाइक्लोफेनेक जिसे बोलते हैं आप, और पायरोक्सिकेम, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, ये मेडिसिन थी, ठीक है। उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें भी, ये अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। और भाई लाइक और शेयर भी करते रहें भी प्लीज़, और कमेंट भी कर दो भाई, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। नहीं मेरे को इतना ज़्यादा कमेंट से कुछ मतलब जो है प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन आपकी जो है काबिलियत का पता चल जाता है भी कैसी लगी वीडियो, क्या कुछ है, तो कमेंट करते रहा करो, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ भी, लाइक भी करते रहा करो, ठीक है भाई। मानव निर्मित पदार्थ कौन से, मैन मेड सब्सटेंसेस। देखिए मैन मेड जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हैं, ठीक है। ये कंपाउंड नहीं होते, ये मिक्सचर होते हैं, किन्हीं चीज़ों का मिश्रण कर दिया जाता है। देखिए सीमेंट सबसे पहला मैन मेड सब्सटेंस है आपका, कौन भी, सीमेंट। देखिए कैल्शियम के सिलिकेटो और एल्यूमिनेटो का मिश्रण जो है आपका क्या कहलाता है अभी, वो आपका सीमेंट कहलाता है। ये डेफिनेशन गलत है। गलत क्यों भी, केवल कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट ही नहीं होंगे, सीमेंट किस किस से बढ़ती है मैं आपको बताता हूँ। केवल कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेटो से मिश्रण नहीं होता। ये तो डेफिनेशन है इसकी, आप मान सकते हो कि ये डेफिनेशन है ये, लेकिन अपने आप में ये पूर्ण नहीं है। देखिए सीमेंट बढ़ती किस किस से मैं आपको बताता हूँ। सीमेंट जो होती है देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फायरक ऑक्साइड, और जो आपका जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट, और जो ये जो होते हैं, इन सभी चीज़ों से मिलकर जो है आपकी कौन किसका निर्माण होता है अभी, सीमेंट का निर्माण होता है। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेटो, केवल इन तीनों चीज़ों से सीमेंट बनती है, लेकिन भी सबसे ज़्यादा ये होती हैं। इसलिए कई बार जो होता है ऐसा का ऐसा लाइन ये लाइन आ जाती है कि जो सीमेंट का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेटो से होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीमेंट में सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो कैल्शियम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, दूसरे नंबर पर 60 से 70% होता है। दूसरे नंबर पर जो होता है सिलिका होता है, जो होता है 20 से 25 होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है फिर जो 5 से 10 होता है। उसके बाद भी ये यहाँ पर आ जाना, ये होता है जिप्सम। भाई ये क्यों ऐड किया जाता है, देखिए सीमेंट को टाइट करने के लिए, सीमेंट को टाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब देखिए यहाँ पर ये 2-3 बातें हैं, इनको भी जो है मैं करवा देता हूँ। इसकी खोज जोसेफ एस्पिडीन ने जो है सीमेंट की खोज की थी। पोलैंड सीमेंट बोलते हैं क्योंकि पहले पोर्टलैंड सीमेंट इसका नाम दिया गया, पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। एल्यूमिना की अधिकता से सीमेंट जल्द जम जाएगी। देखिए अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होगी तो सीमेंट जल्द जम जाएगी। चूने की अधिकता हुई, चूने का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की अधिकता हुई तो सीमेंट में दरारें आने लगेंगी। और जिप्सम सीमेंट को टाइट करेगा। तो इन तीनों के जो ना नाम मतलब जो कार्य जो ना याद रखना, जल्दी कौन जमाएगा, एल्यूमिनेट, चुनने की दिक्कत दरार ले आएगी, और टाइट कौन करेगा, जिप्सम करेगी। अब देखिए सीमेंट उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्तियों को एक रोग हो जाता है जिसका नाम है फ्लाई ऐश रोग हो जाता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण है, और फ्लाई ऐश एक फेफड़े से संबंधित रोग भी है। ठीक है भाई। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मैन मेड सब्सटेंस के अंदर ही कांच, ग्लास भी। देखिए ग्लास शीशा नहीं है। शीशा पिब्बी एक धातु है, ये शीशा नहीं है। ग्लास एक मिश्रण है जो सबसे पहले मिस्र में बना था। किस में बना था? मिस्र में बना था। इसमें होता क्या है, इसमें सिलिकेटों को गर्म करके एकदम से सुपर कूल्ड कर दिया जाता है। इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है सुपर कूल्ड लिक्विड किसे कहते हैं, तो कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। बनता किससे भी, सिलिका ऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेटों का मिश्रण जो होता है वो आपका कौन होता है, भी कांच होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, यह एक यौगिक नहीं है, यह मिश्रण है, सिलिकाओं का मिश्रण है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट भी, ऑक्साइडों के मिश्रण की वजह से कांच को रंग मिलता है।
एक बार क्वेश्चन आया था, देखिए कांच तो आपने देखा होगा, कई तो कई ट्रांसपेरेंट कांच होते हैं, कई रेड कांच होते हैं, कई ब्लू, कई को मतलब कैसे कैसे कांच होते हैं। देखिए उनके अंदर जरूरी थोड़ी उनके अंदर फिल्म डली हो, फिल्म नहीं लगी होती, फिल्म का मतलब परत नहीं लगी होती, उनका रंग होता है रियल में। तो कांचों का रंग ऑक्साइडों की वजह से होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑक्साइड कौन सा रंग देगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिख रखा है पहले, कांच का रंग और देने वाला ऑक्साइड। देखिए काला रंग कौन देगा, काला रंग कॉपर ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, ये दोनों जो है काला रंग देंगे। नीला रंग कौन देगा, कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो नीला रंग देगा। हरा रंग कौन देगा, सोडियम क्रोमेट और जो है फेरक ऑक्साइड जो है आपको हरा रंग देगा। लाल रंग कौन देगा, क्यूप्रस ऑक्साइड देगा। उसके बाद चटक लाल रंग कौन देगा, क्रोमियम सल्फाइड देगा। पीला कौन देगा, फेरिक लवण देगा। उसके बाद भी रूबी, रूबी कलर होता है गोल्डन जो होता है, गोल्डन क्लोराइड जो होता है वो रूबी कलर देगा। पीकॉक नीला जो है क्यूप्रस लवण देगा। ठीक है, तो ये रंग देने वाले जो क्या थे भी ऑक्साइड थे। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। पर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कांच के प्रकार। देखिए कांच के प्रकार अलग अलग होते हैं, उनके प्रयोग भी अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन कई बार प्रयोगों से पूछ लिया जाता है कि कौन से कांच का प्रयोग किस में किया जाता है। देखिए लगभग 7 से 8 प्रकार के कांच होते हैं। पहला है मृदु कांच, जिसको सॉफ्ट कांच बोलते हैं। सोडा चूना इसके अंदर मिला होता है, इसलिए इसको सोडा चूना कांच भी बोलते हैं। ये बात याद रखना, सॉफ्ट से और से ही सोडा, तो सॉफ्ट कांच को सोडा चूना कांच बोलते हैं। प्रयोगशाला और साधारण बर्तन या खिड़की वगैरह बनाने में, नॉर्मल जो आप कांच यूज करते हो उनमें कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो सॉफ्ट कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अभी कठोर कांच, हार्ड कांच। देखिए पोटास चूना को ही सोड कांच बोलते हैं, सॉरी हार्ड कांच बोलते हैं, कठोर कांच बोलते हैं पोटास चूना कांच को। ठीक है, अधिक गर्म करने पर भी, अधिक गर्म करने, देखिए अधिक ताप पर गर्म करने पर ये क्या नहीं होगा भी, पिघलेगा नहीं। इसीलिए अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले प्रयोगशाला उपकरण बनाने में, बर्तन बनाने में, प्रयोगशाला में जो बर्तन होते हैं, केमिस्ट्री लैब वगैरह में गए होगे आप, उनमें कठोर कांच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भी आ गया अपना फ्लिंट कांच। फ्लिंट का मतलब फ्लिंट, फ्लिंट क्या होता है अभी, फ्लिंट कांच की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा, फिजिक्स में मैं आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका होता है, नॉर्मली कांच का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, लेकिन इस कांच का, फ्लिंट कांच का 1.66 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका होता है अभी, आपका फ्लिंट कांच का होता है। जितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतनी चमक ज़्यादा होगी। आपके हीरे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब सॉरी जो है चमक होती है। तो फ्लिंट कांच जो होता है उसका प्रयोग प्रकाशीय यंत्र, लेंस, प्रिज्म आदि बनाने में किया जाता है। उसके बाद भी पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच जो होता है वो प्रयोगशालाओं के बर्तन बनाने में, देखिए पैसे ही पायरेक्स और पैसे ही प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला उच्च कोटि से बर्तन या उपकरण बनाने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भी क्रुक्स कांच। देखिए क्रुक्स का मतलब, क्रुक्स बंदा होता है, क्रुक बंदा होता है एक्शन वैक्शन मारने वाला बंदा। ठीक है, तो यूवी रे को अवशोषित करता है, मतलब प्रकाश, धूप के जो चश्मे होते हैं ना, चश्मे, धूप के चश्मे, धूप के चश्मे मतलब एक्शन मारने वाले चश्मे, धूप के चश्मे जो होते हैं वो क्रुक्स कांच के बने होते हैं, ये बात याद रखना। क्राउन कांच जो आप जो पढ़ाई वगैरह करते हैं ना, करते तरफ लगाते हो, मतलब जिसका निकट दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष या कोई भी किसी प्रकार के आंखों से संबंधित रोग है, उसमें जो लेंस होते हैं वो क्राउन कांच के बने होते हैं। उसके बाद भी फोटोक्रोमेटिक ग्लास। फोटोक्रोमेटिक देखिए ऐसे ग्लास हैं जो स्वतः अपने आप काले हो जाएंगे भी। देखिए आपने देखा होगा बहुत से खिलाड़ी विलाड़ी जो मतलब इंटरनेशनल क्या जो होते हैं मैच होते हैं, उनके अंदर चश्मा लगाए होते हैं ताकि उनको चोंधा वगैरह नहीं लगे और कैच वगैरह छूटने का डर ना हो। वो जो ग्लास, वो जो चश्मे होते हैं वो फोटोक्रोमेटिक कांच के बने होते हैं। ये प्रकाश संवेदी कांच होते हैं, धूप में स्वतः काले हो जाते हैं और चोंधा लगने की संभावना बिल्कुल ही कम होती है। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रकाश संवेदी कांच किसे कहते हैं, धूप स्वतः काला हो जाता है। काला क्यों हो जाता है ये बात याद रखना, सिल्वर क्लोराइड की वजह से, सिल्वर क्लोराइड की वजह से ये क्या हो जाता है अभी, काला हो जाता है। उसके बाद भी जेन्ना कांच। जेन्ना कांच रसायन रखने वाले उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, रसायन रखने वाले उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज कांच, सिलिका कांच भी कहते हैं इसको, सिलिका कांच, क्वार्ट्ज कांच कहते हैं। सबसे अधिक सिलिका इसी में पाई जाती है, यूवी रे को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है आपका कौन भी, सिलिका कांच। ठीक है भाई, तो ये ग्लास था, ग्लास से रिलेटेड थे। मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको ये क्लियर होती हुई चल रही होगी। स्पीड थोड़ी मैंने ज़्यादा कर रखी है क्योंकि ताकि आपको आज ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दी जाए।
कल अपन फिजिक्स या बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, आज बोर्ड पे मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करवाना था। 2 क्लास केमिस्ट्री की, 2 क्लास, 2 मैराथन क्लास पहले मैं डाल चुका हूँ। डे 1 और डे 2 के साथ आपको मिलेंगी। आज डे 3 हम ये करने हैं। फर्टिलाइजर पर चलते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? मृदा की उर्वरकता बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं भी? फर्टिलाइजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं भी? फर्टिलाइजर्स कहते हैं। आपका कैचवा भी आप ये कह सकते हो एक फर्टिलाइजर की भूमिका निभाता है, क्योंकि वो भी मृदा की उर्वरकता बढ़ाता है। लेकिन ये यहाँ पर अपन केमिकल्स की बात कर रहे हैं। किसकी भी? केमिकल्स की। देखिए, अब उर्वरकता बढ़ाने के लिए 18 तरह के पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, पहले जो है ना 16 प्रकार के होते थे, लेकिन अब कितने? अभी 18। तो पौधों की वृद्धि, या फिर आप ये कह सकते हो कि मृदा में पूर्ण रूप से कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो 18 पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की वृद्धि करते हैं। पहले 16 थे, अब 18 है। देखिए, कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मेजर का मतलब मुख्य पोषक तत्व। याद करने की तरीके याद रखना, NPK, नवीन पीके या कुछ भी याद कर लेना। नाइट्रोजन, फास्फोरस और के से पोटेशियम, ठीक है, NPK। देखिए, नाइट्रोजन वृद्धि और पत्तियों को हरा रंग देता है। नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। फास्फोरस जड़ों की वृद्धि करता है और फलों को शिगर आने में मजबूती देता है। पोटेशियम पौधों को मजबूती देता है। ये बात याद रखना। मुख्य पोषक तत्व आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन सा पौष्टिक तत्व किस प्रकार का कार्य करता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ द्वितीय पोषक तत्वों में जो मुख्य से थोड़े कम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये द्वितीय हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा द्वितीय होता है, कौन सा प्रथम होता है। सूक्ष्म में जो माइनर थोड़ी जरूरत होती है, जैसे कि आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, कैल्शियम है, ये जो है आते हैं। उसके बाद भी नाइट्रोजन उर्वरक किन्हें कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। देखिए, सबसे अच्छा नाइट्रोजन उर्वरक जो होता है वो यूरिया होता है। एक बार तो क्वेश्चन यही आया था, यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? तो नाइट्रोजन उर्वरक है। दूसरा नाम क्या है? ये भी बहुत बार आ चुका है, कार्बामाइड। कार्बामाइड जो है आपके यूरिया का दूसरा नाम है। NH2CO, NH2 इसका केमिकल फॉर्मूला है। कार्बानाइड जो है यूरिया का दूसरा नाम है। व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन 46% होती है, इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी % होती है? यूरिया में अमोनिया एमाइड के रूप में होता है। यूरिया में अमोनिया एमाइड के रूप में होता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन उर्वरक जो है मेन तो आपका यूरिया ही था, लेकिन इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अमोनियम सल्फेट, NH4 और ट्वाइस SO4, यह एक मिश्रित उर्वरक है। उसके बाद कैल्शियम साइनाइड जो होती है नाइट्रोजन, इसमें 40% होती है, CaCN2। उसके बाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये जो हैं ये भी आपके नाइट्रोजन उर्वरक हैं। उसके बाद भी कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4.2H2 का प्रयोग भूमि सुधारने में किया जाता है। भूमि की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी मृदा का पीएच मान उस मृदा में अम्लीयता को दर्शाता है। कहने का मतलब पीएच मान का मतलब क्या भी? अम्लीयता है, एसिडिक है या नहीं है, क्या भी? मृदा। उसके बाद भी फास्फेटी उर्वरक पौधों में रोग प्रतिरोधा प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चन आया था भी, रोग प्रतिरोध क्षमता जो होते हैं वो कौन से उर्वरक करते हैं? तो फास्फेटी जो उर्वरक जो होते हैं वो रोग प्रतिरोध क्षमता मतलब रोगों से बचाते हैं। कैल्शियम सुपर फास्फेट एक उर्वरक है, लेकिन इसे सीधे उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था। ऐसा उर्वरक जिसे सीधे उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता वो होता है कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। उसके बाद भी अधिक अमोनियम सल्फेट मृदा की जो होता है अम्लीयता बढ़ा देता है। अधिक रूप में अगर आप अमोनियम सल्फेट उर्वरक का प्रयोग करोगे तो अमोनिया जो ये है अम्लीयता को, एसिडिक नेचर को बढ़ा देगा। एक भी डीएपी मतलब जो बोई जाती है, छिड़की नहीं जाती। डीएपी आपको पता ही होगा। डीएपी में 50% फास्फोरस और 20% नाइट्रोजन होती है। ये भी बात आप याद रखना, ये भी एक बहुत अच्छा उर्वरक है। पौधों में फास्फोरस उर्वरकता की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक नहीं, क्योंकि उर्वरक से बहुत कम फास्फोरस प्राप्त होती है। कहने का मतलब रासायनिक उर्वरक से फास्फोरस प्राप्त नहीं होती, इसीलिए डीएपी अपन क्या करते हैं पहले ही बो देते हैं या फिर खाद वगैरह डालते हैं। कार्बनिक खाद जो होती है NPK एक पूर्ण उर्वरक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है अभी। कार्बनिक खाद किसे कहते हैं? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण को क्या कहते हैं? भी कार्बनिक खाद बोलते हैं। यह एक पूर्ण उर्वरक है, ठीक है भाई, क्योंकि ये मेन तो यही है, मेजर न्यूट्रिएंट्स तो यही हैं। चलो भाई, ये थे भी अपने उर्वरक से रिलेटेड। अब लास्ट नेक्स्ट भी
कुछ में ना देखिए, एक मिश्र धातु होती हैं, दो कंसेप्ट और होते हैं। एक तो मिश्र धातु होती हैं, मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर कोई एक चीज़ बनती है जिसको मिश्र धातु बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होती हैं भाई जो होती हैं, एक तो होती हैं आपकी मिश्र धातुएं और एक होते हैं भाई आपके और क्या होते हैं भाई, और होते हैं एस्क होते हैं भाई जहाँ से धातुओं को प्राप्त किया जाता है, जैसे पारे का सिनेबार है, पारे का कोण भी सिनेबार है, जैसे एल्यूमिनियम का बॉक्साइड है। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड है। उसके बाद शीशा जो होता है उसका ग्लेन्ना है। ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट और हैं, और से रिलेटेड भी आपको मैं सारे के सारे PDF में डाल दूंगा। ये मिश्र धातु हैं, इनमें समझाने का कुछ नहीं, आपको बस रटना है कौन सी मिश्र धातु कितना जो होती है, कौन सी कितनी होती हैं। जैसे कि आपकी दो या दो से अधिक धातु या धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ये पहली तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं। पित्तल किस का मिश्रण है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कॉपर 70%, जिंक 30%। कांसा, कॉपर और जो होता है आपका टीन, SN टीन होता है, टीन का मिश्रण है। टका जो होता है वो शीशा और टीन SN होता है, शीशा, इन दोनों का मिश्रण है। गन धातु जो होता है वो आपकी कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण है। उसके बाद मुद्रा धातु जो होती है वो आपकी शीशा, टिन और SN इनका जो है मिश्रण है SB। उसके बाद भी आपका जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकल इसका मिश्रण है। कहने का मतलब ये जितनी भी जो आपकी मिश्र धातुएं हैं इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको समझाना पड़े, आपको डायरेक्ट इनको रटना पड़ेगा। ये मैंने आपको करवा रखी है, आप इसको अच्छे से देख लेना। PDF को मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सारी की सारी भी पीछे जो 2 क्लासेज हुई हैं उनकी भी PDF, मतलब कहने का मतलब पूरी की पूरी केमिस्ट्री की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, या आप कर लेना, ठीक है। ये याद रखना, ये जो होता है अमलगम क्या होता है, पारद क्या होता है, पारा के साथ धातुओं का मिश्रण अमलगम कहलाता है। स्टील जो होता है लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। ये अपना चैनल है, प्लीज़ भी आप सभी इसको सब्सक्राइब कर लें, GS बाई उत्तम चौहान, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ साथ साइंस और कंप्यूटर, पूरा का पूरा साइंस और कंप्यूटर मिलता रहेगा। और आने वाले समय में थोड़े समय बाद, थोड़े दिन बाद आपको मैं पूरी के पूरी हर एक टीचर को प्रोवाइड करूँगा फ्री में, सारे के सारे कोर्स देंगे वो, चाहे वो मैथ का है, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है। एक अलग अलग एक टीम बना के अपन जो है बच्चों के लिए जो है बिल्कुल फ्री कोर्स जो है वो देने वाले हैं। तो आप इस चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लें। और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसके को टारगेट, आप क्या करना, टारगेट कर देना, टारगेट, और यहाँ पर टारगेट का निशान डालना, ठीक है, HSSCGS। आप बस इतना करना, HSSCGS करना कैपिटल लेटर में, आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर मेरा फोटो लगा हुआ मिलेगा, उस फोटो में वो जो है उसमें आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, ये क्लास थी, आपको मेरे हिसाब से जो है बहुत अच्छी लगी होगी आज की क्लास, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा कंटेंट बहुत ही कम समय में आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपको अच्छी लगी है तो अच्छी मैं जब मानूंगा जब इसके ऊपर जितने व्यू उतने लाइक होंगे और उससे ज़्यादा कमेंट होंगे, साथ ही इसको शेयर भी मिलेगा, ठीक है। तो भाई प्लीज़ आप शेयर करें, आपसे बस मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए अच्छी क्लास लेके आऊँ। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो हमारी फिजिक्स की मैराथन होगी जिसके अंदर हम पूरी की पूरी फिजिक्स को करेंगे। धन्यवाद।